तो वे ऑप्टिक्स के इस लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं YDSC विद वाइट लाइट। अगर हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मोनोक्रोमेटिक लाइट के बजाय वाइट लाइट का अगर यूज़ करें तो वाइट लाइट में आपको पता है कि 7 कलर्स होते हैं और उसमें जो डिफरेंट वेवलेंस होती हैं वो डिफरेंट वेवलेंस 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर की रेंज में रहती है। 700 के आसपास रेड कलर होता है और 400 के आसपास वायलेट कलर होता है। तो अगर हम इसका यूज़ करें तो यहाँ पे क्या होगा वो देखते हैं। तो इसमें कई सारे पॉइंट्स इसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब जैसे वाइट लाइट है और वाइट लाइट में बहुत सारी वेवलेंथ है, तो बहुत सारी वेवलेंथ है, तो जो हम यहाँ पे यंग्स का जो भी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट है उसमें जो पैटर्न देखते हैं उसमें एक पॉइंट ऐसा होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। और सेंट्रल मैक्सिमा वो पॉइंट होता है जहाँ पे डिस्टेंस S1 से जो वेव पहुँच रही है और जो S2 से वेव पहुँच रही है वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। और उस सेंट्रल मैक्सिमा को आपके वेवलेंथ से कोई मतलब नहीं होता है कि वेवलेंथ क्या थी या क्या नहीं थी। जहाँ पे आप फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा की बात करते हो वहाँ पर पार्ट डिफरेंस 1 इंटू लैम्डा होता है। जहाँ पे सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा है वहाँ पे पार्ट डिफरेंस 2 इंटू लैम्डा होता है। वो जरूर लैम्डा पर डिपेंड करेगा, लेकिन जो आपका सेंट्रल मैक्सिमा है वहाँ पे तो सीधे सीधे आपको बस ये देखना होता है कि वो एक सिमेट्रिक पॉइंट होता है और वहाँ पर पार्ट डिफरेंस 0 होता है, वो लैम्डा से इंडिपेंडेंट होता है। तो एट सेंट्रल मैक्सिमा ऑल दी वेवलेंस विल इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली। तो सभी वेवलेंथ, चाहे वेवलेंथ कुछ भी हो, सभी का जो इंटरफेरेंस होगा वहाँ पर वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और सबके सब वहाँ पर मिल जाएंगे। अगर सारे कलर्स वहाँ पर मिल जाएंगे तो सो द सेंट्रल मैक्सिमा विल बिकम वाइट। सेंट्रल मैक्सिमा आपको वहाँ पे वाइट दिखाई देगा, वाइट स्पॉट दिखाई देगा सेंट्रल मैक्सिमा की जगह पर। अब जैसे जैसे आप सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर जाओगे तो फिर वही बात आनी स्टार्ट हो जाती है कि फर्स्ट मैक्सिमा, अब यहाँ पर फर्स्ट मैक्सिमा डिफरेंट वेवलेंथ के लिए अलग अलग जगह पे आएगा, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि जो पार्ट डिफरेंस होता है वो y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे पार्ट डिफरेंस बढ़ता जाता है। तो जिनके लिए वेवलेंथ कम होगी उनका मैक्सिमा या मिनिमा जल्दी बनेगा, जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उनको ज़्यादा ऊपर जाना पड़ेगा मैक्सिमा या मिनिमा अचीव करने के लिए। तो एट ए पॉइंट नियर सेंट्रल मैक्सिमा के आसपास कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना हो जाए, वायलेट का जो लैम्डा है डिवाइड बाई 2। इसका मतलब वायलेट का वहाँ पे क्या हो जाएगा, उस केस में मिनिमा बन जाएगा, वायलेट का मिनिमा होगा और ये पार्ट डिफरेंस करीब 200 नैनोमीटर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि देयर विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर वायलेट के लिए वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा, लेकिन बाकी के लिए नहीं आएगा। जैसे अगर मान लीजिए अगर मैं रेड के लिए बात करूँ तो रेड के लिए जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वो 350 नैनोमीटर पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बट फॉर अदर वेव्स देयर विल बी सम इंटेंसिटी, यानी कंप्लीटली कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव नहीं हो रहा, बाकी के लिए कुछ इंटेंसिटी हो रही है। जैसे मैक्सिमम 4 I0 होता है, मिनिमम 0 होता है, तो किसी के लिए 2 I0 हो रहा होगा, किसी के लिए 3 I0 हो रहा होगा, किसी के लिए I0/2 हो रहा होगा। तो कुछ इंटेंसिटी सभी की वहाँ पर रहेगी, ठीक है। वहाँ पर कुछ ना कुछ इंटेंसिटी सबकी है। तो ये क्योंकि इसमें वायलेट गायब हो जाता है और उसके ऊपर वाले थोड़े से रहते हैं, तो कुछ रेड टाइप का लगता है। एग्जैक्टली रेड तो नहीं, लेकिन कुछ रेड टाइप का यहाँ पर ये लगता है, तो इट अपीयर्स रेडिस। तो सेंट्रल मैक्सिमा जो कि वाइट था, वाइट से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो थोड़ा रेड टाइप का दिखाई देगा, हल्का हल्का। फिर उसका थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो एट पॉइंट वेयर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा रेड बाई 2 यानी कि 350। तो 350 नैनोमीटर जहाँ पर होगा पार्ट डिफरेंस, वहाँ पर रेड के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो देयर इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर रेड, लेकिन ये जो वायलेट है उस वायलेट के लिए नियरली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि वायलेट के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा का मतलब है कि डेल्टा एक्स जो होना चाहिए वो 1 इंटू लैम्डा यानी कि 400 नैनोमीटर होना चाहिए। तो 400 के करीब चला जा रहा है, यहाँ पर 350 नैनोमीटर के आसपास यहाँ पर है ये। तो इसके लिए तो डिस्ट्रक्टिव हो गया रेड के लिए, लेकिन वायलेट के लिए नियरली कंस्ट्रक्टिव हो गया। तो ये जो रीजन है वो थोड़ा ब्लूइश टाइप का नज़र आता है। तो जो आपका वाइट है यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा, उसके आसपास रेडियस, थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो फिर ब्लूइश हो जाएगा। लेकिन अगर हम ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे एट पॉइंट्स वेरी फार अवे फ्रॉम द स्क्रीन, वेरी फार अवे ऑन स्क्रीन, कहाँ से बात कर रहे हैं, सेंट्रल मैक्सिमा से, अपीयर्स ऑलमोस्ट वाइट। तो सेंट्रल मैक्सिमा से अगर हम थोड़ा ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं तो ऑलमोस्ट स्क्रीन पूरी वाइट से नज़र आती है। वहाँ पर आपको रेडियस ब्लूइश इस तरीके का नज़र नहीं आएगा, ऑलमोस्ट वाइट नज़र आएगा हर जगह पर। ऐसा क्यों होगा उसका एक एग्जांपल यहाँ पर ले रखा है इसमें कि एट पॉइंट 4 सपोज एक ऊपर जाते हैं और ऊपर जाते जाते पार्ट डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, तो कोई ऐसा पॉइंट मिल गया जहाँ पे पार्ट डिफरेंस लेट से 3000 नैनोमीटर है। अगर 3000 नैनोमीटर है तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जहाँ पर पार्ट डिफरेंस इतना है वहाँ पर किन वेवलेंस के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो मैं डेल्टा एक्स को यहाँ पर एन लैम्डा के बराबर रख दूंगा। तो 3000 इज इक्वल टू एन लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू दिस
अब मैं n की वैल्यू यहाँ पर पुट करता चला जाता हूँ, तो n इज़ इक्वल टू, मैंने वही n की वैल्यूज़ पुट करी हैं जिसके लिए आपका इस रेंज में आ जाए, ये जो आपका विजिबल रीजन है कुछ उस रेंज में आ जाए। तो अगर मैं जैसे यहाँ पर n को अगर 4 पुट करूँगा तो 750 के आसपास आ जाएगा, अगर मैं n को 5 पुट करूँगा तो 600 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 3-4 जो हैं वो विजिबल रेंज के आसपास के हैं यहाँ पर। तो विजिबल रेंज की ये वो वेवलेंस हैं जिनके लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो आप देखो जहाँ से शुरुआत होती है वो भी है, कुछ बीच का भी है, फिर कुछ आगे का भी है, फिर 700 के आसपास का भी यहाँ पर इसमें है इसमें। तो इसका मतलब है कि बहुत सारी वेवलेंस का यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक साथ हो रहा है, और उसमें जो विबग्योर होता है उस विबग्योर में कई सारी वेवलेंथ ऐसी आ रही हैं जिनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वहाँ पर हो रहा है। तो इसका मतलब मैं ज़्यादा दूर चला जाऊँगा ऊपर तो फिर उस केस में बहुत सारी वेव्स एक साथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वहाँ पर कर रही हैं तो ऑलमोस्ट फिर हमें वाइट नज़र आएगा। अगर हम किसी चीज़ का यूज़ करते हुए अगर हम यहाँ पर अगर फ्रिंजेस को देखें तब तो हो सकता है कि हमें वाइट के अलावा कुछ नज़र आ जाए, लेकिन नेकेड आई से तो हमें वो वाइट ही दिखाई देगा। हम उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि इसके लिए कंस्ट्रक्टिव हुआ, उसके लिए डिस्ट्रक्टिव हुआ, ये सब डिस्टिंग्विश नहीं हो पाएगा नेकेड आई से। अगर हम किसी चीज़ का यूज़ करें तब माइट भी हम वहाँ पर कुछ कलर्स देख पाएँ, तो अदरवाइज़ हम वहाँ पर वाइट देखेंगे। तो समरी यहाँ पर यही है कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो वाइट हो जाएगा, वहाँ पर सभी वेव्स का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। उसके बाद थोड़ा ऊपर जाएंगे तो रेडिस नज़र आएगा, थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ब्लूस नज़र आएगा, ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो फिर वाइट नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। YDSC विद वाइट लाइट का जो एक मेन एप्लीकेशन होता है, YDSC विद वाइट लाइट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। क्योंकि जो हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि बहुत सारी फ्रिंजेस एक के बाद मिलती हैं, तो सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ पर है ये लोकेट करना मुश्किल हो जाता है। और समटाइम्स हम थोड़े मॉडिफाइड YDSC के सेटअप्स यूज़ करते हैं तो वहाँ पर और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो वहाँ पर नहीं बनता जहाँ पर सिमेट्रिक पॉइंट होता है। अभी तक तो हम वो केसेस देखते हैं जहाँ पर सिमेट्रिक पॉइंट होता है वहीं पर हमको सेंट्रल मैक्सिमा मिल रहा है, लेकिन कई बार हम कुछ चेंजेस इस तरीके कर देते हैं एक्सपेरिमेंट में कि फिर सिमेट्रिक पॉइंट पर हमको सेंट्रल मैक्सिमा मिलता नहीं है। तो सिमेट्रिक पॉइंट पे अगर नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ मिलेगा, उसके लिए हम यहाँ पर वाइट लाइट का अगर यूज़ करें तो वाइट लाइट से ये कंफर्म हो जाता है कि सेंट्रल मैक्सिमा का जो पॉइंट है वो कहाँ पर है फॉर ए गिवन सेटअप। तो YDSC का अब यहाँ पे एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का सेटअप ले रहे हैं, और जितने भी सेटअप्स हम लेंगे सभी में बस एक ही चीज़ कॉमन है कि हमको पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर हम स्क्रीन के किसी पॉइंट पर अगर हम पार्ट डिफरेंस निकाल लेते हैं सक्सेसफुली, तो उस पार्ट डिफरेंस का यूज़ करके हम बता सकते हैं कि वहाँ पर फेज डिफरेंस कितना है। फेज डिफरेंस से हम वहाँ पर ये बता सकते हैं कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी वगैरह है वो वहाँ पर कितनी होगी। तो अल्टीमेटली जो सब कुछ यहाँ पर डिपेंड करता है वो पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करने पर ही है। ये सेटअप हम यहाँ पर ले रहे हैं, इसमें जो स्लिट्स हैं उन स्लिट्स पे जो लाइट पहुँच रही है वो लाइट अब तक हम यहाँ पे कुछ इस तरीके के लेके चल रहे थे, कुछ इस तरीके की सीधी लाइट जनरली हम ऐसे लिया करते थे। यहाँ पर इस तरीके से लाइट आ रही है, लेकिन अब के बार जो लाइट है वो इस तरीके से सीधी साधी तरीके से नहीं आ रही है, बल्कि वो यहीं पर इंक्लाइंड आ रही है। अगर वो इस तरीके से इंक्लाइंड आ रही है तो आप देख सकते हो कि जो रे S1 पर पहुँच रही है वो ज़्यादा चल रही है, और जो रे S2 पर पहुँच रही है वो कम चल रही है। तो इसका मतलब इनिशियली यानी स्लिट्स पे पहुँचने से पहले उनमें यहाँ पर एक पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो गया। वो पार्ट डिफरेंस यहाँ पे कितना होगा, अगर मैं उसको कैलकुलेट करना चाहूँ यहाँ पर कि पार्ट डिफरेंस कितना होगा, तो सपोज़ ये बहुत दूर से यहाँ पर ये रेज आ रही हैं, और ये जो आपका, और जब मैं दूर बोलता हूँ तो इसका मतलब यहाँ पर ये कि ये जो स्मॉल d है वो स्मॉल d बहुत कम है, और ये जहाँ से आ रही हैं वो डिस्टेंस ज़्यादा है। जैसा कि हम लोग यहाँ पर भी करते थे कि ये पॉइंट जो है वो स्लिट से काफ़ी दूर है, यहाँ का पॉइंट कैपिटल D काफ़ी ज़्यादा है और स्मॉल d बहुत कम है। तो अगर स्मॉल d बहुत कम है और ये बहुत दूर से आ रही है तो नियरली पैरेलल यहाँ पर दिखाई देंगे। जब वो स्लिट्स पे पहुँचेंगी तो नियरली पैरेलल होंगी, और जैसे आपने अब तक कैलकुलेट करते हो पार्ट डिफरेंस, वैसे ही यहाँ पर भी आप पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम इसको बोलेंगे इनिशियल पार्ट डिफरेंस। इनिशियली जो स्लिट S1 पे रे पहुँची थी वो थोड़ा सा ज़्यादा चल के गई थी, तो इनिशियल पार्ट डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो इनिशियल पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए जैसे हम करते हैं उस तरीके से आप यहाँ पर इसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हो, और परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद में जो कुछ ये डिस्टेंस होगा एक्स्ट्रा डिस्टेंस, यही एक्स्ट्रा डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्ट डिफरेंस, इनिशियल पार्ट डिफरेंस, विच इज़ अगर ये एंगल अल्फा आपको पता है, और अल्फा अगेन इस सेंटर वाले पॉइंट से बना होना चाहिए। जैसे अब तक हम सेंटर वाले पॉइंट से थीटा मेजर करते थे, वैसे ही सेंटर वाले से यहाँ पे अल्फा आप यहाँ पर मेजर करोगे, तो इससे स्मॉल d S1 S2 को बोल रहे हैं, यहाँ पे S1 S2 स्मॉल d है, जो यूजुअल नोटेशंस उनको लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये d साइन अल्फा हो जाएगा। तो स्लिट्स पे पहुँचे उससे पहले ही यहाँ पर स्लिट्स पे पहुँचते समय ही d साइन अल्फ़ा का पार्ट डिफरेंस ऑलरेडी है,
और कौन ज़्यादा चल चुका है जो S1 पर पहुंचा है। अगर सपोज़ यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरीके से लेके आता है ऐसे, तो उस केस में S2 पे जो रे पहुंचती है वो ज़्यादा चल चुकी होती है, तो वही तरीका होता है डी साइन अल्फ़ा। उस केस में अल्फ़ा यहाँ पर इस तरीके से मेजर हो जाता। तो ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे पार्ट डिफरेंसेस आगे अगर बढ़ते हैं इसमें, तो आगे अगर आप यहाँ पर अब इस सिमेट्रिक पॉइंट की अगर बात करो, तो इस सिमेट्रिक पॉइंट पे क्या पार्ट डिफरेंस जीरो है क्या ये सेंट्रल मैक्सिमा होगा क्या यहाँ पर इसमें? अब तो आप ये बोलोगे कि स्टार्टिंग में तो पार्ट डिफरेंस आ गया है, लेकिन S1 से O तक जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस S2 से लेकर के O तक भी है, तो इसके बाद तो कोई पार्ट डिफरेंस यहाँ पर आया नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो पार्ट डिफरेंस होगा वो पार्ट डिफरेंस बाद में क्रिएट नहीं हुआ है, पहले जो क्रिएटेड था वही है, डी साइन अल्फा के बराबर यहाँ पे पार्ट डिफरेंस हो जाएगा। और इस डी साइन अल्फा को मैं कंपेयर कर लूँगा यहाँ पर कि वो किस तरीके का पार्ट डिफरेंस है, फिर उससे मैं फेज डिफरेंस और वो सारी चीज़ें निकाल करके यहाँ की इंटेंसिटी बता सकता हूँ। और देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पर जो नॉर्मल सेटअप है उससे क्या चेंजेस यहाँ पर आ रहे हैं उनको ऑब्जर्व करना है। उसके साथ साथ हमें ये सीखना है कि हाउ टू कैलकुलेट द पार्ट डिफरेंस इन दिस केसेस, फेज डिफरेंसेस कैसे निकालेंगे वो हमको सीखना है इसके थ्रू यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर मान लो आप कोई पॉइंट नीचे यहाँ कहीं पे ले लेते हो, अगर आपने मान लीजिए यहाँ कहीं कोई पॉइंट ले लिया, लेट्स से P1 पॉइंट बोल दिया मैंने यहाँ पर इसको, तो जो रेज यहाँ पर पहुँच रही हैं तो उनमें अब यहाँ पर कितना डिफरेंस है, तो जो रेज यहाँ पर पहुँची हैं अगर आप उसमें डिफरेंस यहाँ पर निकालना चाहते हो कि उसमें कितना डिफरेंस है, तो आपको क्या करना होता था कि आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते थे इसके ऊपर। तो आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते थे और उसके बाद में जो ये डिस्टेंस होता था इस डिस्टेंस को बोल देते थे डी साइन थीटा वगैरह, और उसमें थीटा यहाँ पर ये डिस्टेंस हुआ करता था। अगर आप थीटा ड्रॉ करो तो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हो जाएगा, मैं ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे। लेकिन अब ये जो नोटेशंस हैं आपको डायरेक्टली पता होनी चाहिए कि मैं थीटा किसको बोल रहा हूँ यहाँ पर इसमें। तो उस पॉइंट को आप इस सेंटर से ज्वाइन करोगे और ये जो लाइन है यहाँ पर डॉटेड लाइन, उसके साथ में एंगल थीटा बन रहा है। अगर आप P1 पॉइंट की बात करो तो P1 पॉइंट के लिए मैं बोलूँगा कि ये जो डी साइन थीटा है ये वापस से S1 के लिए आ गया। S1 पे जो रे पहुंची वो ज़्यादा चल चुकी है, यहाँ तक ऑलरेडी ज़्यादा चल चुकी है। उसके बाद जब वो यहाँ पहुंचे तब भी वही ज़्यादा चल रही है इसमें। तो एक तरीके से P1 पे जब आप पार्ट डिफरेंस यहाँ पे लिखोगे तो दिस पार्ट डिफरेंसेस जो इनिशियल डी साइन अल्फा है वो तो है ही, उसमें डी साइन थीटा एक्स्ट्रा ऐड हो गया यहाँ पर। ठीक है, S1 पे जो है पहले ज़्यादा था और बाद में भी S1 वाले को ज़्यादा चलना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर अब इस O से ऊपर वाले पॉइंट की अगर आप बात करो यहाँ पर, तो अगर आप O से ऊपर वाले पॉइंट की अगर आप बात करो इसमें, तो फिर यहाँ पर अब चक्कर पड़ेगा कि यहाँ पे तो पार्ट डिफरेंस है डी साइन अल्फा, और अब जैसे जैसा ऊपर जाओगे यहाँ पे तो फिर थीटा बढ़ता जाएगा और फिर डी साइन थीटा क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। इस पॉइंट पे तो डी साइन थीटा होता नहीं क्योंकि थीटा जीरो हो जाता है, तो जैसे जैसा ऊपर जाओगे तो थीटा यहाँ पे क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट ऐसा है, अब मैं इसमें डायग्राम ड्रॉ करके नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हमें ये विजुलाइज हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, चलिए मैं एक डायग्राम भी ड्रॉ कर देता हूँ जिससे हम थोड़ा बेटर विजुलाइज कर पाएँ वैसे, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो एक डायग्राम ड्रॉ कर लेना यहाँ पर हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा इसमें। तो ड्रॉ करते हैं एक डायग्राम। मैं ऊपर का कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ, थोड़ा ज़्यादा ऊपर ले लेता हूँ जिससे कि डायग्राम हमारा उतना ख़राब ना बने फिर। ठीक है, यहाँ कोई पॉइंट ले लिया। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो अब किसको ज़्यादा चलना पड़ रहा है, S2 से जो रे पहुँच रहे हैं उसको ज़्यादा चलना पड़ रहा है। तो आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो फिर परपेंडिकुलर यहाँ पे कुछ इस तरीके का आएगा और ये डिस्टेंस हो जाएगा डी साइन थीटा। ठीक है, नाउ दिस डिस्टेंस विल बी डी साइन थीटा। तो यहाँ से यहाँ तक S1 ज़्यादा चला, फिर यहाँ पर स्लिट से क्रॉस करने के बाद में ये ज़्यादा चला, तो दोनों के ज़्यादा चलने का जो डिफरेंस है वही एक तरीके से एक्चुअल पार्ट डिफरेंस यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सेंट्रल मैक्सिमा के बिल्कुल नज़दीक के आसपास यहाँ पे ले लूँ, तो यहाँ पर जो पार्ट डिफरेंस होगा आप बोलोगे कि डी साइन अल्फ़ा में से डी साइन थीटा हटा दो। ठीक है, डी साइन अल्फ़ा में से डी साइन थीटा मैंने यहाँ पर हटा दिया। ठीक है, इस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, क्योंकि डी साइन अल्फ़ा तो ऑलरेडी क्रिएटेड था और अब ये ज़्यादा चल के उस डी साइन अल्फ़ा के इफेक्ट को कम कर रहा है। तो नेट पार्ट डिफरेंस अब इतना हो जाएगा डी साइन अल्फ़ा माइनस डी साइन थीटा। अब क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस आ रहा है तो जहाँ पर डी साइन अल्फ़ा और डी साइन थीटा बराबर होंगे वहाँ पे एग्जैक्टली पार्ट डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे पार्ट डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो फॉर उसको हम सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं जहाँ पर पार्ट डिफरेंस जीरो होता है। तो फॉर सेंट्रल मैक्सिमा आप बोल सकते हो कि डी साइन अल्फ़ा माइनस डी साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। और इसे बहुत मुश्किल नहीं है ये चीज़ देखने की, थीटा जहाँ पर अल्फ़ा के बराबर हो जाए वही ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर पार्ट डिफरेंस एग्जैक्टली जीरो होगा और वो हमारे सेंट्रल मैक्सिमा होगा। तो इसके लिए आप क्या करो कि
ये जो रे है यहाँ पर, ये वाली रे, इसको सीधा आप आगे बढ़ा दो, बिल्कुल सीधा खींच के ले जाओ आगे, ठीक है। और इसके लिए आप बोल सकते हो कि ये जो एंगल यहाँ पे थीटा बनेगा वो थीटा अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा, और ये पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे पार्ट डिफरेंस हो जाएगा 0। तो ये जो सिमेट्रिक पॉइंट है आपके बार वो सेंट्रल मैक्सिमा नहीं है इसमें, यहाँ पर पार्ट डिफरेंस डी साइन अल्फ़ा आ रहा है, फिर ऊपर जा रहे हो तो डी साइन अल्फ़ा माइनस डी साइन थीटा आ रहा है। यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आ गया ये वाला जहाँ पे डी साइन अल्फ़ा और डी साइन थीटा दोनों बराबर हो गए, जैसे जैसा ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे डी साइन थीटा बढ़ते जा रहा है, तो उसने डी साइन अल्फ़ा को बैलेंस कर लिया, यहाँ पे दोनों बराबर हो चुके हैं, और बराबर होने के बाद में थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा वाला पॉइंट आ गया। दिस इज़ योर नाउ न्यू सेंट्रल मैक्सिमा, ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा वाला पॉइंट हो गया। अब आप इसके ऊपर जाओगे तो डी साइन थीटा और बढ़ता जा रहा है, तो आप डी साइन अल्फ़ा माइनस डी साइन थीटा लिखने के बजाय आपको फिर यहाँ पर अब ये लिख देना चाहिए कि ऊपर जाने पे पार्ट डिफरेंस यहाँ पे कितना हो जा रहा है, डी साइन थीटा माइनस डी साइन अल्फ़ा, क्योंकि डी साइन थीटा अब ज़्यादा हो गया होगा, क्योंकि साइन थीटा तो लगातार यहाँ पे क्या होता जा रहा है, जैसे जैसे ऊपर के पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हो, ऊपर जैसे जैसे आप बढ़ रहे हो वैसे वैसे डी साइन थीटा बढ़ता जा रहा है। या फिर आप बोल सकते हो कि इसके जब ऊपर जा रहे हो आप, सेंट्रल मैक्सिमा के जब ऊपर जा रहे हो, तो जो पार्ट डिफरेंस है सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर अबव ओ, जो पार्ट डिफरेंस आप उसको मॉड से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो यू कैन अप्लाई मॉड हियर। लेकिन जो बिलो है, बिलो में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बिलो में तो दोनों ऐड हो रहे हैं, तो सीधे सीधे यहाँ पे डी साइन अल्फ़ा प्लस डी साइन थीटा। अगर ये रे इस तरीके से उल्टी आ रही होती, इस तरीके से अगर आ रही होती, तो फिर जो चीज़ें हमने ऊपर नीचे के लिए लिखी हैं वो रिवर्स इंटरचेंज हो जाती, यानी कि नीचे में पार्ट डिफरेंस 0 वाला पॉइंट मिल जाता। तो नट सेल में अब कहानी यहाँ पर यह है कि अगर हमसे इसमें सेंट्रल मैक्सिमा पूछ लिया जाए तो हम क्या करेंगे कि जो रे आ रही है इस तरीके से, बस उसको सेंटर से होते हुए बिल्कुल सीधा गुजार देंगे यहाँ पर इसमें, और बिल्कुल वो जहाँ पर हिट करेगा थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा के लिए, वही पॉइंट आपका यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा होगा। और क्या क्या फ़र्क पड़ा यहाँ पे, तो अब तक मैंने यहाँ पे हर जगह डी साइन थीटा की बात करी है। हम डी साइन थीटा को बहुत बार डी टेन थीटा भी लिखते आए हैं, लेकिन मैं अब यहाँ पर साफ साफ ये कहना चाहूँगा कि डी साइन थीटा को डी टेन थीटा आप तभी लिख सकते हैं व्हेन थीटा इज़ वेरी स्मॉल। अगर आपको स्क्रीन पे ज़्यादा ऊपर नीचे जाना पड़ रहा है, सपोज ये अल्फ़ा 30 डिग्री है, लेट्स से दिस अल्फ़ा इज़ 30 डिग्री, तो फिर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर अल्फ़ा यहाँ पर 30 डिग्री टाइप का है तो फिर तो आपको 30 डिग्री पे जाकर के यहाँ पर ये सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा, फिर थीटा कहेगा छोटा रहेगा, फिर थीटा छोटा नहीं रहेगा। अगर थीटा छोटा नहीं रहेगा तो फिर आप डी साइन थीटा को डी टेन थीटा नहीं लिख पाओगे। लेकिन अज्यूमिंग, ठीक है, मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ इस बात पे कि अज्यूमिंग ये जो साइन थीटा है वो टेन थीटा के बराबर हो गया है, ठीक है, थीटा काफ़ी स्मॉल है, तो इसको बहुत ही हाईलाइट करते हुए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ यहाँ पे इफ थीटा इज स्मॉल। क्योंकि फ्रिंज विड्थ और ये सब जितनी भी चीज़ें होती हैं वो तभी कारगर होती हैं, तभी उनका मतलब होता है जब थीटा स्मॉल होगा। थीटा स्मॉल नहीं हो तो फिर फ्रिंज विड्थ और ये सब फॉर्मूले का कोई मतलब ही नहीं है, फिर आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हर जगह पे आपको पार्ट डिफरेंस को देखना पड़ेगा कि वो 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा क्या है, तब आपका काम बनेगा। लेकिन अगर मैं ये केस मान लेता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन में वो सब बताते नहीं है कि थीटा क्या है क्या नहीं है, अल्फ़ा क्या है, छोटा है बड़ा है क्या है, वो बताते नहीं है, और यूजुअल तरीके से स्टैंडर्ड तरीके से चीज़ों को पूछ लेते हैं, तो उसमें हम थीटा को स्मॉल मान करके हम सारे आंसर कर सकते हैं। तो अगर आप थीटा को स्मॉल मान लेते हो तो उसके बाद में फिर आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि आपका जो साइन थीटा है वो साइन थीटा यहाँ पे टेन थीटा के बराबर हो गया, और टेन थीटा यहाँ पर फिर आपका y/d हो जाएगा, ठीक है। और जो आप d साइन थीटा यहाँ पर लिख रहे हो बार बार, वो d साइन थीटा d टेन थीटा हो जाएगा, और d टेन थीटा यहाँ पर आपका dy/d हो जाएगा। अब सपोज इसमें से मैं कोई भी एक वैल्यू उठा लेता हूँ फॉर सैम्पल कैलकुलेशन, आगे के लिए मेरे को एक कंक्लूजन निकालने आगे, उसके लिए मैं कोई भी एक पार्ट डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो लेट मी सेलेक्ट दिस वैल्यू डी साइन अल्फ़ा प्लस डी साइन थीटा, लेट से मैं इस वैल्यू को सेलेक्ट कर लूँ, तो डी साइन अल्फ़ा प्लस डी टेन थीटा मैं लिखूँगा यहाँ पे, और उसके साथ साथ यहाँ पर इसको लिखूँगा डी साइन अल्फ़ा प्लस dy/d। अगर मुझे चाहिए कि कहाँ पर आपका मैक्सिमम बन रहा है तो मैं उसको n लैम्डा के बराबर लिख दूंगा, ठीक है। पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा, अगर मुझको यहाँ पर देखना है कि कहाँ पर मैक्सिमम बन रहा है। और अगर मैं यहाँ से लेट से y निकालना चाहूँ तो आप लिखोगे आगे dy/d दिस इज इक्वल टू n लैम्डा माइनस डी साइन अल्फ़ा। फर्दर यहाँ पर अगर आप y निकालना चाहोगे तो n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, ये पहले भी आता था लेकिन अब इसमें
जो एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पर ऐड हो रहा है वो एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पर क्या हो जाएगा इसमें, डी साइन अल्फा। ठीक है, कुछ इस तरीके का टर्म यहाँ पर इसमें ये ऐड हो गया। और जब भी आप जैसे मान लीजिए n इज इक्वल टू 1 के लिए लिखते हो, ठीक है, तब भी वही डी साइन अल्फा आएगा। n इज इक्वल टू 2 के लिए अगर लिखते हो तब भी वही आएगा यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर yn+1 माइनस yn अगर करूँ तो मुझे अगेन वही आंसर मिल जाएगा, और इसी को आप फ्रिंज विड्थ बोल देते हो। तो फ्रिंज विड्थ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसका मतलब, लेकिन अगेन सब कुछ यहाँ पर किसके रिगार्डिंग किया जा रहा है, इफ थीटा स्मॉल। थीटा स्मॉल है तभी इन चीज़ों का मतलब है जो चीज़ें लिखी जा रही हैं, अदरवाइज़ इनका कोई मतलब नहीं बैठेगा फिर। तो इसका मतलब, क्योंकि कई बार वो ऑब्जेक्टिव में सीधे सीधे बोलेंगे कि ठीक है रे को हमने इस तरीके से, अगर हम रे इस तरीके से लेकर के आते हैं तो बताओ कि फ्रिंज विड्थ पे कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अब आप उसमें ढूंढते रहो कि थीटा बड़ा लेना है छोटा लेना है, आप थीटा को फिर छोटा ही मान के चलो, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आप थीटा को छोटा मान के चलो अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप बोलोगे फ्रिंज विड्थ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अल्टीमेटली अगर मान लीजिए कि मैं इन सभी चीज़ों को ट्रू मान लूँ कि फ्रिंज विड्थ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, थीटा स्मॉल है, यहाँ पर सब कुछ मान लिया मैंने, तो फिर अल्टीमेटली हुआ क्या यहाँ पर। आप यहाँ पर पहले, जैसे अगर मैं स्क्रीन ड्रॉ करूँ सिर्फ, तो स्क्रीन पहले आप इस तरीके से बना रहे थे यहाँ पर, और इस स्क्रीन पे यहाँ पर आपका सेंट्रल मैक्सिमा था बिल्कुल बीचों बीच, यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा था, यहाँ पर सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा था, थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा था, यहाँ पर इसी तरीके से नीचे फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा था यहाँ पर, और इनके बीच में जो गैप है उस गैप को आप बीटा बोल रहे थे यहाँ पर इसमें। तो वही बीटा अभी भी रह गया, लैम्डा डी बाई डी, ठीक है। रे सीधी आ रही है तब भी वही लैम्डा डी बाई डी, रे इस तरीके से ऑब्लिकली आ रही है तब भी वही लैम्डा डी बाई डी है। तो फ्रिंज विड्थ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बस आपका जो सेंट्रल मैक्सिमा जो पहले बिल्कुल यहाँ पर बन रहा था, जो बिल्कुल यहाँ पर बन रहा था वो ऊपर खिसक गया, बस इतना ही हुआ है। तो आप बोलोगे कि अगर मैंने रे को इस तरीके से किया तो उस केस में बस ये हुआ कि जो सारा पैटर्न है बस वो उठापटक हो गया, शिफ्ट हो गया। अगर मैं रे इस तरीके से लेकर के आ रहा हूँ तो सेंट्रल मैक्सिमा मेरे को बिल्कुल इसके सीध में यहाँ पर मिल गया और पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरीके से लेकर के आ रहा हूँ तो फिर वो यहाँ पर मेरे को सेंट्रल मैक्सिमा वाला पॉइंट मिल गया और पैटर्न नीचे शिफ्ट हो गया। तो पैटर्न कितना शिफ्ट हुआ है आपसे वो सब भी कैलकुलेट करवाया जा सकता है। तो आप ये निकाल सकते हो कि कहाँ पर पार्ट डिफरेंस जीरो हुआ है, थीटा अल्फा, ये सब निकाल करके ये डिस्टेंस निकाल दो और इस डिस्टेंस से आप बता सकते हो कि पैटर्न जो है वो कितना शिफ्ट हुआ है यहाँ पर। तो ये सारा तामझाम करने से अगर ये अप्रॉक्सीमेशन है तो हम बोल सकते हैं कि फ्रिंज विड्थ वही रह गई है, बस पैटर्न ऊपर नीचे हो गया है। अब जहाँ पर पहले फर्स्ट मैक्सिमा बन रहा था वहाँ पर अब कुछ और बन रहा है, जहाँ पे फर्स्ट मैक्सिमा पहले बन रहा था, जहाँ पे कहीं कुछ और मैक्सिमा बन रहा था वहाँ पर अब फर्स्ट मैक्सिमा बन रहा है, बस पैटर्न शिफ्ट हो गया यहाँ पे। तो जो कंक्लूजन फाइनली यहाँ पर लिखा जा रहा है वो इसके रिगार्डिंग लिखा जा रहा है कि हम इसको ट्रू मान के चल रहे हैं कि ये सब कुछ वैसा का वैसा ही रहा है यहाँ पर, इसमें थीटा स्मॉल वगैरह सब कुछ अप्लीकेबल हो रहा है। तो फ्रिंज विड्थ रिमेन्स द सेम, फ्रिंज विड्थ रिमेन्स द सेम, पैटर्न शिफ्ट्स। किसके कंपैरिजन में बात की जा रही है? जो हमारे स्टैंडर्ड YDSC होता था जिसमें हम सीधे सीधे यहाँ पर लेकर के आते थे बिना किसी इनिशियल पार्ट डिफरेंस के। अगर हमने कुछ ऐसा कर दिया तो फ्रिंज विड्थ वही रह गई, पैटर्न शिफ्ट हो गया। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे देख रहे हैं इसमें, दैट इज़ इफेक्ट ऑफ मीडियम, ऑप्टिकल पाथ एंड ज्योमेट्रिकल पाथ। तो समटाइम्स क्या होता है कि जो रेज होती हैं वो रेज किसी मीडियम से होकर गुजरती हैं। अब तक हमने जो केसेस लिए थे उसमें जो रेज थी वो वैक्यूम से होकर गुजर रही थी, लेकिन अगर मान लीजिए कि बीच में जो रेज हैं अगर वो किसी मीडियम से होकर के गुजरे तब उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, उस इफ़ेक्ट को हमें किस तरीके से अपने जो भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस में अपने उस इफ़ेक्ट को किस तरीके से दिखाना होगा वो हम यहाँ पर इसमें देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक तरीके से दो रेज यहाँ पर ले रखी हैं। एक रे जो है उसके बीच में यहाँ पर ये x लेंथ का एक मीडियम आ रहा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के बराबर है, और जो दूसरी रे है सपोज वो यहाँ पर वैक्यूम से होकर के गुजर रही है, बाहर वैक्यूम है, बीच में ये जो मीडियम है इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेट्स से दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू। तो इस म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से यहाँ पर ये रे गुजर रही है। अब इन दोनों रेज का अगर मैं आगे चल करके देखता हूँ, कुछ इंटरफेरेंस या कुछ इस तरह की चीज़ें देखता हूँ, तो मेरे को किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा वो देखते हैं इसमें। तो अगर मान लीजिए बीच में अगर कोई मीडियम नहीं आता तो उस केस में जैसे मान लीजिए इसका जो ये पॉइंट है, इसका लेट से ये A पॉइंट और इसका मान लीजिए ये B पॉइंट, तो ये दोनों बिल्कुल साथ साथ चल रहे थे
और ये x डिस्टेंस ट्रेवल करके ये a पॉइंट यहाँ पर पहुँच जाता है और उस समय b जो है वो इसके जस्ट साथ साथ चलता है यहाँ पर। अगर a मान लीजिए क्रेस्ट है और b अगर क्रेस्ट है तो a और b हम बोलते हैं कि सेम फेज़ में है, और x डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद भी दोनों सेम फेज़ में होते हैं, दोनों क्रेस्ट एक साथ यहाँ पहुँचते हैं। अगर ये क्रेस्ट है और ये ट्रफ है तो दोनों आउट ऑफ फेज़ है, यहाँ पर अपोजिट फेज़ में है, और x डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद में वापस से दोनों वही अपोजिट फेज़ में ही रहते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। तो जो फेज़ डिफरेंस इनमें रहता है वही फेज़ डिफरेंस यहाँ पर आने के बाद भी रहता है अगर दोनों वैक्यूम में चल रहे होते। लेकिन मीडियम में चलने से क्या हुआ कि जब ए यहाँ पर एंटर किया इस मीडियम में तो इस पार्टिकल की जो स्पीड थी वो स्पीड यहाँ पर तो कम हो गई, और कम हो गई तो ए तो यहाँ पहुँचा नहीं लेकिन बी यहाँ पर पहले पहुँच गया। तो बी और ए के बीच में एक गैप क्रिएट हो गया, क्योंकि ए जो है अब थोड़ा पीछे रह जाएगा यहाँ पर। तो इस मीडियम के आ जाने की वजह से ए आपका पीछे रह गया और बी तो आगे निकल गया। तो कुछ यहाँ पर डिफरेंसेस इनके बीच में यहाँ पे क्रिएट हो गए। अब वो डिफरेंसेस किस तरीके से हम उसको प्रॉब्लम में एक तरीके से रख पाएंगे, उन डिफरेंसेस को कैसे रखेंगे वो देखते हैं इसमें। तो इसके लिए हम यहाँ पे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि जो रे एक्स डिस्टेंस इसमें ट्रैवल कर रही है उसको टाइम कितना लगा। ठीक है, तो टाइम टेकन टू कवर दिस मीडियम, इस मीडियम को ट्रैवल करने में उसको कितना टाइम लग रहा है। तो टाइम टेकन इन द मीडियम, ठीक है, इसको पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो टाइम टेकन इन मीडियम, तो मीडियम में इसको जो टाइम लगा वो टाइम यहाँ पर आप लिख सकते हो कि कितना डिस्टेंस चला और कितनी वेलोसिटी थी। तो डिस्टेंस चला x के बराबर, और वेलोसिटी यहाँ पे, तो अगर वैक्यूम में वेलोसिटी अगर c है तो मीडियम में c बाई म्यू हो जाती है वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा आपका म्यू x बाई सी। अगर आप इस टाइम को देखो तो ये टाइम ज़्यादा लग रहा है यहाँ पर। अगर वैक्यूम होता तो टाइम सिंपली x बाई सी हो जाता, लेकिन क्योंकि मीडियम है तो टाइम यहाँ पे कितना हो गया, म्यू टाइम ज़्यादा हो गया, म्यू x बाई सी। अब इस चीज़ को अपने जो इक्वेशंस हैं, जो कैलकुलेशंस हैं, उन कैलकुलेशंस में हम इस तरीके से दिखाते हैं यहाँ पर कि अगर ये वाली रे सपोज़ अगर वैक्यूम में चल रही होती तो इतने ही टाइम में ये वैक्यूम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती। एक तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में हम टाइम का गैप दिखा करके और फिर वो ओमेगा डेल्टा टी से इनके बीच में हम फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं, एक वो तरीका होता है। लेकिन जनरली हम उस टाइम की कैलकुलेशन में जाते नहीं है। हम ये बोलते हैं कि ठीक है, ए को यहाँ पे ज़्यादा समय लगा है तो उस समय को हम, जो ज़्यादा समय लगा है उस समय उसको हम कैलकुलेशन में कुछ ऐसा बोल देते हैं कि इसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है, इसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है इसलिए इसको ज़्यादा समय लगा है। एक्चुअल में तो क्या है कि ये मीडियम से होके गुजरा है इसलिए इसको ज़्यादा समय लगा है, क्योंकि मीडियम में स्पीड कम हो गई थी। लेकिन हम वो टाइम वाइम की कैलकुलेशन में जाते हैं, हम यहाँ पे इसको इस तरीके से रखते हैं कि इसने वैक्यूम में ही डिस्टेंस ट्रैवल किया लेकिन ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है। तो इस चीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का तरीका कि ये जो टाइम है, इस टाइम में अगर ये वैक्यूम में चलता तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता। तो डिस्टेंस शुड हैव बीन ट्रैवल्ड इन वैक्यूम, अगर ये वैक्यूम में चलता तो उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेना चाहिए था। तो टाइम कितना है, म्यू एक्स बाई सी। अगर आप इसको सी से मल्टीप्लाई कर दो तो ये म्यू एक्स, तो चल तो रहा है ये एक्स के बराबर, लेकिन हम बोलेंगे नहीं एक्स के बराबर नहीं चल रहा है, ये चल रहा है म्यू एक्स के बराबर, इसी वजह से इसको ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर ये जो मीडियम का एक्स है उसको हम एक्स ना बोल करके हम बोलेंगे कि ये मीडियम में नहीं चल रहा है, ये चल रहा है वैक्यूम के अंदर ही, और वैक्यूम के अंदर इसने म्यू एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो ये जो म्यू एक्स है उस म्यू एक्स को हम बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ फॉर ए गिवन मीडियम। तो म्यू एक्स इज कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ फॉर ए ज्योमेट्रिकली तो एक्स चल रहा है, ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ एक्स इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर अगर कोई भी रे एक्स डिस्टेंस चलती है तो हम ये बोलेंगे कि वो एक्स डिस्टेंस नहीं चल रही है, वो चल रही है म्यू एक्स डिस्टेंस के बराबर। अब मैं इसको कैलकुलेशंस में किस तरीके से रखूँगा, क्योंकि कैलकुलेशंस में तो हमें यहाँ पर हमेशा किससे मतलब है, बस हमें तो पार्ट डिफरेंस बता दो, हमें पार्ट डिफरेंस बता दो, उस पार्ट डिफरेंस से हम सारी कैलकुलेशन कर लेंगे, हमें पार्ट डिफरेंस से मतलब होता है। तो जो गिवन सिनारियो यहाँ पर है उसमें मैं पार्ट डिफरेंस अब यहाँ पर क्या बताऊँगा,
तो उसके लिए मैं यहाँ पर अब 2 रेज ड्रॉ कर रहा हूँ। आई एम ड्रॉइंग 2 रेज हियर, एक तो ए के लिए और एक बी के लिए, ठीक है। तो ए के लिए जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सपोज वो ये है, और जो मैं बी के लिए यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ वो सपोज अब यहाँ पर ये है। तो जो मैंने ए के लिए यहाँ पर ड्रॉ किया है वो मैंने थोड़ा ज़्यादा लेंथ ड्रॉ कर रखी है ए के लिए, और जो मैंने बी के लिए यहाँ पर ड्रॉ किया है वो लेंथ मैंने थोड़ी कम कर दी है। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर जो ए है वो ए चल रहा है म्यू एक्स, और जो बी है आपका वो बी चल रहा है यहाँ पर एक्स। इन दोनों में यहाँ पर किसी एक पॉइंट पे पहुँचते पहुँचते जो पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, वो पार्ट डिफरेंस को हम सिर्फ पार्ट डिफरेंस ना बोल करके उसको यहाँ पर एक नया नाम हम यहाँ पर देंगे, उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस। नाउ वी विल डिफाइन एन अनदर टर्म, ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस। और जो भी हम अब फर्दर कैलकुलेशंस करेंगे, अब तक तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, मीडियम और ये सब कुछ वैक्यूम था। अगर सब कुछ वैक्यूम था तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मीडियम है तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करो, और ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक चल रहा है म्यू एक्स, दूसरा चल रहा है एक्स, तो ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस यहाँ पर हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू एक्स। तो मीडियम का x इज इक्वल टू वैक्यूम का म्यू एक्स, ठीक है। तो एक लाइन में इसकी जो समरी है पूरा जो हमने डिस्कस किया, डिस्टेंस x in a medium is equivalent to distance mu x in vacuum। तो जब भी मुझे मीडियम का अगर x डिस्टेंस दिया जाएगा तो उसको मैं वैक्यूम के म्यू एक्स डिस्टेंस से रिप्लेस कर दूंगा, बस इतना ही करना होगा बस। और उससे हम पार्ट डिफरेंस निकाल लेंगे, और उस पार्ट डिफरेंस को यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस। ज्योमेट्रिकल पार्ट तो ज्योमेट्रिकली, यानी ये जो रे चल रही है वो कितना चल रही है, एक्स चल रही है, तो ज्योमेट्रिकली तो एक्स चल रही है। ज्योमेट्रिकली तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों बराबर है एग्जैक्टली यहाँ पर इसमें, लेकिन ऑप्टिकली देयर इज डिफरेंस, क्योंकि बीच में यहाँ पर ये मीडियम आ गया था। मीडियम में फ्रीक्वेंसी वगैरह चेंज होती नहीं है, मीडियम में जो चेंज होता है वो क्या है, स्पीड चेंज हो जाती है, और उसके साथ साथ वेवलेंथ भी चेंज होती है। तो वेवलेंथ में कितना चेंज आता है उसको भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो वेवलेंथ में चेंज कितना आएगा यहाँ पे, तो लैम्डा इन ए मीडियम, दिस इज इक्वल टू लैम्डा एयर कह लो या वैक्यूम कह लो डिवाइडेड बाय म्यू। तो मीडियम के कंपैरिजन में जो एयर में होगा वो यहाँ पर लैम्डा एयर बाय म्यू यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि स्पीड में भी ऐसे होता है, जो रिलेशन होता है यहाँ पर v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। तो v में भी यहाँ पर v बाई म्यू c बाई म्यू हो गया था, तो लैम्डा में भी लैम्डा एयर बाई म्यू यहाँ पर हो जाएगा। तो मीडियम में जो यहाँ पर वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी वो की वो रहेगी, फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो फाइनल नटसेल में कहानी बस यही है कि मीडियम में अगर x डिस्टेंस है तो वो मीडियम का x डिस्टेंस वैक्यूम के म्यू एक्स डिस्टेंस के बराबर है। बस हम उस x को म्यू एक्स से रिप्लेस कर देंगे, बाकी चीज़ों को भूल जाएंगे, और उसके अकॉर्डिंगली हम इनमें पार्ट डिफरेंस लिखेंगे, और पार्ट डिफरेंस को हम बोलेंगे दैट इज़ ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं YDSC विथ थिन ट्रांसपेरेंट शीट। तो कई बार क्या होता है कि किसी स्लिट के आगे यहाँ पर एक थिन ट्रांसपेरेंट शीट रख देते हैं इसमें, और फिर उससे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है। बेसिकली इस तरीके के एक्सपेरिमेंट जो होते हैं उनका जो पर्पज़ होता है वो इसकी थिकनेस कैलकुलेट करना होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट का यूज़ करके वी कैन फाइंड द थिकनेस, काफ़ी थिन होती है तो इसके जो थिकनेस है वो हम पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे वो हम क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। तो यहाँ पर अब ये अगर ये आ गया तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा वो हमें देखना है। बाकी हर जगह वैक्यूम है। सपोज़ इसकी जो थिकनेस है वो टी के इक्वल है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के इक्वल। अब अगेन अब डिफरेंट पॉइंट्स पे आपको तो मतलब होता है सिर्फ पार्ट डिफरेंसेस वगैरह कैलकुलेट करने से, और पार्ट डिफरेंस का मतलब हमारे को है ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस। अब हमें थोड़ा क्लियरली बोलना पड़ेगा ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस। सपोज़ वो पॉइंट जो कि यहाँ पे सिमेट्रिक पॉइंट है, इस सिमेट्रिक पॉइंट पर कितना पार्ट डिफरेंस आ जाएगा, यानी ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा। अगर हम वो देखना चाहें यहाँ पर, तो ये जो सिमेट्रिक पॉइंट है पहले हम वहाँ की बात कर लेते हैं। तो सिमेट्रिक पॉइंट पे वैसे तो कोई ज्योमेट्रिकली पार्ट डिफरेंस नहीं है। S1 से लेके O तक का डिस्टेंस और S2 से लेके O तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इक्वल है, ज्योमेट्रिकली कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है, देयर इज़ नो ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस। लेकिन अब क्योंकि ये जो रे है अपना कुछ समय वो इसमें गुजारती है, तो उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में समय ज़्यादा लगेगा, और फिर हम उसको इनकाउंटर किस तरीके से करते हैं कि उसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया इसलिए उसको समय ज़्यादा लग रहा है। अब
इसने कितना डिस्टेंस इस मीडियम में ट्रैवल किया है, तो आपको लग रहा होगा टी से ज़्यादा ही किया है, क्योंकि ये ऑब्वियस है कि यहाँ पर ये ऑब्लिक होकर के जा रही है। लेकिन हम जनरली ये मान के चलेंगे कि एंगल कम है, जब तक हमें एंगल की सही जानकारी ना हो तो एंगल कम ही मानना पड़ता है हमको यहाँ पे। तो अगर मान लीजिए एंगल कम है तो जो यहाँ पे शीट बनाई गई, जैसे यहाँ पर ये इस तरीके की शीट जो बनाई गई है, ये जा तो कुछ इस तरीके से रही यहाँ पर, इसमें ये एंगल थीटा बीटा मान लीजिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये एंगल बन रहा है इसमें थीटा, तो ये टी है। वैसे तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हो जाएगा टी बाई कॉस थीटा, लेकिन थीटा क्योंकि काफ़ी कम है 0 डिग्री के आसपास का, तो हम यहाँ पर इसको 1 मान लेते हैं। यहाँ पर इसमें कॉस थीटा को 1 मान लेंगे तो ये टी के बराबर ही हो जाएगा। तो हम ये मान के चलेंगे कि टी के बराबर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो अगर मैं ओ पर पार्ट डिफरेंस निकालना चाहता हूँ, तो अगर आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करना चाहते हैं डेल्टा एक्स ओ पर कितना है, तो उसके लिए आप इस तरीके से जाओ, और ये जो मेथड जो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ उस मेथड से हम आगे भी आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर ये देखो कि इसका ऑप्टिकल पाथ कितना है। तो पहले आप इस टी को हटा करके देखो कि कितना चल रहा है। ऑप्टिकल पाथ का मतलब है कि वैक्यूम में कितना डिस्टेंस से ट्रैवल कर रहा है। तो टी को हटा दिया मैंने, तो S1O से मैंने यहाँ पे टी को हटा दिया। अब टी को हटा करके बदले में, उस टी के बदले में हमें यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, इसका वैक्यूम में कितना इक्विवेलेंट पाथ है। तो वैक्यूम में इस टी के बदले हमको कितना लिखना पड़ेगा, म्यू टी। तो बेसिकली दिस इज द ऑप्टिकल पाथ ऑफ द रे रीचिंग एट ओ थ्रू S1 के थ्रू जो पहुँच रहे हैं उसका ऑप्टिकल पाथ इतना है, यानी कि इक्विवेलेंट टू वैक्यूम पाथ इतना। और S2 से जो पहुँच रहा है वो तो पूरा वैक्यूम में चल के पहुँच रहे हैं यहाँ पर ये, तो ये माइनस S2O हो जाएगा। और S1 और S2O यहाँ पर तो इक्वल आ गए, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। और आप ये देख सकते हो कि जो पार्ट डिफरेंस है वो म्यू माइनस 1 इंटू टी हो गया। तो ये जो आपका सिमेट्रिक पॉइंट था यहाँ पर पार्ट डिफरेंस म्यू माइनस 1 इंटू टी हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर नीचे का कोई पॉइंट लेते हो, सपोज आपने ये पॉइंट लिया, और फिर मैं रेज ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर इसके लिए। तो नीचे का अगर आपने यहाँ पर पॉइंट लिया है तो दिस इज समथिंग लाइक दिस। तो नीचे वाले पॉइंट में तो क्या हो रहा है कि अगेन S1 को वैसे भी ज़्यादा चलना पड़ रहा है, और इस मीडियम के होने की वजह से भी S1 को ही ज़्यादा चलना पड़ रहा है इसमें। तो आपको ये फील हो जाना चाहिए कि यहाँ पर तो क्या होता है, जो सिमेट्रिकल पॉइंट होता है वहाँ पे थीटा वगैरह 0 हो जाता है, तो डी साइन थीटा डी टेन थीटा वाले यहाँ पे आते नहीं है। लेकिन जब आप नीचे जाओगे तो वो डी साइन थीटा वाला एक्स्ट्रा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो डी साइन थीटा वाला एक्स्ट्रा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्सपेक्ट हमें करना चाहिए कि म्यू माइनस 1 इंटू टी तो आना ही आना है यहाँ पर, क्योंकि ये तो हमेशा इसे पास कर रहे हैं, तो ये तो आएगा ही आएगा यहाँ पर हर जगह पे। यहाँ पर प्लस होकर के डी साइन थीटा या डी टेन थीटा आ जाएगा। अगर आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इंटरेस्टेड हो उसको कैलकुलेट करने के लिए, तो वी कैन ऑल्सो डू दैट। प्रॉपर तरीके से इसकी कैलकुलेशन की जा सकती है। तो ये कोई पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर P है या P1 है लेट से, तो डेल्टा एक्स एट दिस पॉइंट P1, तो आप यहाँ पर ये लिखोगे कि S1 P1, ठीक है, S1 P1 माइनस, पहले T माइनस कर लो और फिर म्यू टी ऐड कर दो इसमें, तो ये इसका टोटल ऑप्टिकल पाथ हो जाएगा माइनस S2 P1। तो ये S1 P1 माइनस S2 P1 तो वही हो जाएगा डी साइन थीटा डी टेन थीटा वगैरह जो भी है, तो इट इज़ डी साइन थीटा प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी। या आप इसको अगर थीटा काफ़ी स्मॉल है उस केस में ये हो जाएगा फिर यहाँ पर डी टेन थीटा प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो अगर आप नीचे जाओगे तो पार्ट डिफरेंस एक तरीके से बढ़ते जा रहा है, क्योंकि म्यू माइनस 1 इंटू टी में ऐड ही होता चला जाएगा। ये मीडियम के होने की वजह से ज़्यादा चल रहा है, और फिर क्योंकि नीचे की तरफ रे जा रही है तो यही ज़्यादा बेंड होकर के नीचे जाना पड़ेगा, तो यही ज़्यादा चल रहा है। तो इसका मतलब कि पार्ट डिफरेंस फिर नीचे तो 0 नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि पार्ट डिफरेंस 0 तो ही मिलेगा जब ये अगर ज़्यादा चल रहा है तो S2 को भी ज़्यादा चल करके कंपनसेट करना पड़े और दोनों बराबरी पे आ जाए, वहाँ पर पार्ट डिफरेंस आपको 0 मिलेगा। तो ऐसा पॉइंट फिर ऊपर मिलने के आसार लगते हैं यहाँ पर इसमें। अगर आप ऊपर का कोई पॉइंट अगर उठाते हो तो ऊपर के पॉइंट पे अगर मैं डायग्राम बनाऊँ यहाँ पे, तो डायग्राम शुड गो लाइक दिस, ठीक है, कुछ इस तरीके से जाएगा डायग्राम। इस पॉइंट को सिंपली मैं यहाँ पर P लिखने वाला हूँ, तो लेट्स से दिस पॉइंट इज P। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये तो अपने इस मीडियम में होने की वजह से ज़्यादा चल रहा है और ये ज्योमेट्रिकली ज़्यादा चल रहा है एक तरीके से। तो जहाँ पर ये इनका कंपनसेट कर जाएगा मामला दोनों का, वहाँ पर पार्ट डिफरेंस एग्जैक्टली 0 हो जाएगा। तो मैं किसी भी जनरल लोकेशन अगर P पे लिख रहा हूँ यहाँ पर डेल्टा एक्स एट P, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो S2P डायरेक्टली लिख दिया आपने यहाँ पर S2P, फिर उसके बाद में
S1P में से पहले T हटाओ और म्यू T जोड़ दो उसकी जगह पे, और जो S2P माइनस S1P है ये आपका वही D tan थीटा dy/d वगैरह जो भी होता है वो हो जाएगा, और माइनस ऑफ म्यू माइनस 1 इंटू टी, कुछ इस तरीके का यहाँ पर ही आने वाला है। तो अगर मैं कोई अगर पॉइंट यहाँ पे निकालो जहाँ पे पार्ट डिफरेंस 0 है, तो 0 पार्ट डिफरेंस वाला पॉइंट कहाँ पर आएगा? फॉर सेंट्रल मैक्सिमा वो ऊपर ही आएगा, ठीक है, क्योंकि बीच में माइनस का साइन आ रहा है तो पार्ट डिफरेंस 0 ऊपर ही मिल सकता है। तो फॉर सेंट्रल मैक्सिमा दिस इज इक्वल टू 0, तो मैं dy/d लिख देता हूँ इसको, दिस इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी, और यहाँ से अगर आप y कैलकुलेट करो तो म्यू माइनस 1 t/d, तो जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो यहाँ कहीं पे शिफ्ट हो गया। तो मैं उसको यहाँ कहीं दिखा देता हूँ, सपोज़ ये पॉइंट है जहाँ पे डेल्टा x 0 हो गया, ये सेंट्रल मैक्सिमा वाला लोकेशन हो गया। अब मैं इसके ऊपर नीचे भी पार्ट डिफरेंस लिखने में इंटरेस्टेड हूँ कि पार्ट डिफरेंस हम कैसे लिख पाएंगे। तो इसके ऊपर या नीचे पार्ट डिफरेंस लिखने के लिए आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर म्यू माइनस 1 इंटू टी है, तो जैसे जैसे आप इस पॉइंट से ऊपर बढ़ोगे तो 0 की तरफ बढ़ रहे हो यहाँ पे, तो म्यू माइनस 1 इंटू टी ज़्यादा था और उसमें से डी tan थीटा आप माइनस कर दो। ऊपर बढ़ोगे तो डी tan थीटा का इफेक्ट ज़्यादा हो जाए, क्योंकि म्यू माइनस 1 इंटू टी तो हमेशा ही आएगा, जिस पॉइंट पे लिखोगे उस पॉइंट पे म्यू माइनस 1 इंटू टी एक कांस्टेंट टर्म आती रहेगी हमेशा। यहाँ पर दोनों बराबर हो गए तो 0 हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डी tan थीटा, ये जो प्रीवियस हमने डिस्कशन किया ऑब्लिक इंसिडेंस वाला बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। तो डी tan थीटा माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी, कुछ इस तरीके का पार्ट डिफरेंस इस पॉइंट के ऊपर हमको यहाँ पर मिलने वाला है। चाहो तो आप इसका मॉड लगा करके ओ पॉइंट से ऊपर का पार्ट डिफरेंस लिख सकते हो, और ओ पॉइंट से नीचे का पार्ट डिफरेंस यहाँ पर इस तरीके से होगा। क्या फ्रिंज विड्थ पे कोई फ़र्क पड़ेगा इसके वजह से? तो फ्रिंज विड्थ पे जैसे अभी हमने प्रीवियस केसेस में देखे हैं, जो ऑब्लिक वाला केस है उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था पार्ट फ्रिंज विड्थ पे, लेकिन फ्रिंज विड्थ टर्म तभी डिफाइन होती है जब थीटा स्मॉल की बात हो, इसको आप हमेशा ध्यान रखो। तो अगेन अगर मान लीजिए कि मेरे को यहाँ पर किसी लोकेशन पे देखना है कि कहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम बन रहा है, तो मैं ये जो डेल्टा एक्स एट पी कैलकुलेट कर रखा है इसी को अगर मैं एन लैम्डा लिख दूँ तो दिस इज एन लैम्डा, ये dy/d हो गया। जस्ट एक सैम्पल कैलकुलेशन में यहाँ पर दिखा रहा हूँ, म्यू माइनस 1 इंटू टी, दिस dy/d इज इक्वल टू एन लैम्डा प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी। यहाँ से अगर आप y कैलकुलेट करो तो एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, जो कि हमेशा आता था वो आ गया, और एक टर्म यहाँ पर ये आया जो कि हमेशा वही आएगा किसी पॉइंट के लिए। आप किसी पॉइंट के लिए लिखो तो यही टर्म आएगी, या तो प्लस के साथ या माइनस के साथ ये टर्म बनेगी हमेशा। तो अगर आप यहाँ पे वही yn प्लस 1 माइनस yn कर लो, जिसको आप बीटा बोलते हो, आप देखोगे कि ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, yn प्लस 1 में भी आएगा और yn में भी आएगा टर्म, और ये जो टर्म है आपका ये माइनस होकर के ये लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी आ जाएगा। तो इसका मतलब फ्रिंज विड्थ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा यहाँ पर, और फ्रिंज पैटर्न बस ऊपर या नीचे शिफ्ट हो गया। तो फ्रिंज पैटर्न इज शिफ्टेड, तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको शिफ्ट का एक आइडिया यहाँ पर लग जाएगा। कितने अमाउंट से शिफ्ट हुआ है तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि इतने अमाउंट से शिफ्ट हुआ। आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर रखा है कि वाई कहाँ पर है, सेंट्रल मैक्सिमा वाला। अब जैसे हमने वाइट लाइट वाला एक्सपेरिमेंट भी देखा, तो अब देखिए इस तरह के सिचुएशंस जो हैं, इन सिचुएशन में आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि कहाँ पर वाइट लाइट का यूज़ करके आप देख सकते हो कि सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ पर बनेगा। तो जिससे मैं बोल रहा था कि थिकनेस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस तरीके के सेटअप्स का यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे थिकनेस हम कैलकुलेट करेंगे? आप वाइट लाइट यूज़ करो, वाइट लाइट यूज़ करोगे तो आपको वाई पता चल जाएगा जहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है। तो वाई पता चल गया आपको, वाई पता चल गया तो बाकी सारी चीज़ें अगर आपको पता हो तो आप टी निकाल सकते हो कि टी या थिकनेस जो होगी वो इस शीट की कितनी होगी। बहुत थिन होता है, तो एक्यूरेट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस एक्सपेरिमेंट प्रोसीजर का यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन फाइनली यहाँ पे कंक्लूजन वही निकल गया जो ऑब्लिक वाले के केस में यहाँ पर कंक्लूजन निकाला गया था कि किसी भी तरीके का यहाँ पर फ्रिंज विड्थ में कोई चेंज नहीं हुआ है। और जब मैं ये बोल रहा हूँ कि फ्रिंज विड्थ में कोई चेंज नहीं हुआ है किसी भी तरीके का, तो थीटा स्मॉल के लिए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ थीटा स्मॉल के लिए, तो देयर इज़ नो चेंज इन फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज पैटर्न इज शिफ्टेड, फ्रिंज का पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो गया है। अगर आपने शीट नीचे रखे होते तो नीचे शिफ्ट हो जाता, तो जिधर आपने शीट यहाँ पर रखी हुई है यहाँ पर उधर की तरफ यहाँ पर जो पैटर्न है वो पैटर्न यहाँ पर शिफ्ट हो जा रहा है। शिफ्ट को थोड़ा सा और हल्का सा और बेटर तरीके से समझने के लिए मैं दो डायग्राम यहाँ पर बना देता हूँ, जिससे कि आप थोड़ा समझ पाओ इसको। और जैसे मान लीजिए कि ये पहले का डायग्राम था और ये बाद का डायग्राम है, और ये जो लाइन है ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है आपका जो सिमेट्रिक पॉइंट है, उसको ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर इसमें।
तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ वगैरह कुछ लिखूँ इसमें कि पहले तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस 0 था और यहाँ पे मान लीजिए लैम्डा वाला पॉइंट था, यहाँ पे 2 लैम्डा वाला पॉइंट था, यहाँ पे 3 लैम्डा वाला पॉइंट था, कुछ इस तरीके से था। यहाँ पे अगेन लैम्डा वाला पॉइंट, यहाँ पे 2 लैम्डा का पॉइंट, यहाँ पे 3 लैम्डा का पॉइंट, कुछ इस तरीके से यहाँ पर है। अब मान लीजिए कि फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट जो है वो शिफ्ट ऊपर की तरफ हो गया है और आपका यहाँ पर पार्ट डिफरेंस 0 वाला पॉइंट आ गया। लैम्डा सपोज अब यहाँ पर है, 2 लैम्डा करीब यहाँ पर है, और नीचे वाला भी जो 2 लैम्डा है सपोज वो यहाँ पहुँच गया है, 3 लैम्डा सपोज यहीं पर रह गया, ये पार्ट डिफरेंस 0 और उसके बीच में यहाँ पे लैम्डा था। तो कई बार ये पूछते जाता है कि कितनी फ्रिंजेस का शिफ्ट हुआ है, कितनी फ्रिंजेस ऊपर नीचे शिफ्ट हुई है। तो आप ये बोल सकते हो कि जैसे यहाँ पर पहले ये मैक्सिमा बन रहा था, यहाँ पर एक फ्रिंज यहाँ पर ये थी, फिर उसके बाद में लैम्डा वाला पॉइंट यहाँ से पास किया होगा, फिर 2 लैम्डा वाला पॉइंट यहाँ से पास किया होगा। तो यहाँ पर एक तरीके से 3 फ्रिंजेस ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गई हैं, क्योंकि ये तो क्रॉस करके गया है यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा को। जो सेंट्रल मैक्सिमा था वो तो उसने तो इस पॉइंट को क्रॉस किया ही, उसके साथ साथ लैम्डा वाले ने भी क्रॉस कर लिया, 2 लैम्डा वाले ने भी क्रॉस कर लिया। तो 3 फ्रिंजेस जो हैं वो शिफ्ट करके यहाँ पर ऊपर चली गई इसमें। तो इस तरीके से ये सब नंबर आप बता सकते हो कि कितने फ्रिंजेस शिफ्ट हो रही हैं ऊपर नीचे, यहाँ पे कितना शिफ्ट हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, इफेक्ट ऑफ 2 शीट्स। अगर 2 शीट यहाँ पर आ जाए तो उस केस में किस तरीके से देखेंगे इसको कि किधर पैटर्न शिफ्ट हो रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है यहाँ पर इसमें। तो 2 के केस में बात करते हैं। तो मैं किसी भी एक पॉइंट को लेकर के पहले पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करने की बात कर लेता हूँ कि कैसे हम पार्ट डिफरेंस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे। तो हाउ टू फाइंड पार्ट डिफरेंस। तो कोई भी एक जनरल पॉइंट यहाँ पर उठा लेते हैं। तो सपोज मैंने कोई भी एक जनरल पॉइंट यहाँ पे ले लिया है और वहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि कितना पार्ट डिफरेंस है, और ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को आप y मान लो जैसे मानते आए हो। तो यहाँ पर आप पार्ट डिफरेंस लिखो। तो पार्ट डिफरेंस का एक्सप्रेशन किस तरीके से लिखा जाएगा, लेट अस सी दैट। तो मैं इसको पहले लेते हुए लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो S2P में से आप T2 हटा दो और उसके जगह पे μ2 T2 यहाँ पर ऐड कर लो। फिर उसके बाद में आप इसमें से माइनस कर दो उसका ऑप्टिकल पाथ S1 से जो आ रहा है उसका। तो S1P में से आप T1 हटा दो और उसमें μ1 T1 ऐड कर दो। तो S2P माइनस S1P इसके तो कैलकुलेशन हम पहले से करते हैं यहाँ पर इसमें। इसके अलावा यहाँ पर अब बाकी के जो टर्म्स हैं जैसे μ2 माइनस 1 T2, एक तो ये हो जाएगा, और एक टर्म यहाँ पर बन जाएगा μ1 माइनस 1 T1। ठीक है, ये 2 टर्म यहाँ पर बन गए। सब कुछ सही तरीके का मानते हुए कि भाई यहाँ पर ये एंगल कम है और ये सब कुछ करते हुए ये dy/d के बराबर हो जाएगा। तो किसी जनरल लोकेशन पे आप इस तरीके से पार्ट डिफरेंसेस निकाल सकते हो कि पार्ट डिफरेंस क्या होगा। उसके बाद अगर आपसे आगे कैलकुलेशन करने के लिए बोला जाता है तो आप आगे कैलकुलेशन वगैरह कि कहाँ पे मैक्सिमा, कहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा, ये सब निकाल सकते हैं। चलिए मैं सेंट्रल मैक्सिमा में अगर इंटरेस्टेड हूँ कि सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ पर होगा, तो फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए आप डेल्टा x को 0 रख दो यहाँ पे। तो दिस पार्ट डिफरेंस इज 0। तो उसमें फिर ये सारे टर्म्स को आपने 0 रख दिया। तो dy/d दिस इज इक्वल टू, ये उधर पहुँच जाएगा 0 होकर के। तो ये बन जाएगा आपका μ1 माइनस 1 T1 μ2 माइनस 1 T2। अब देखिए यहाँ पर अब पार्ट डिफरेंस 0 जहाँ पर हो रहा है उसके लिए आप y निकाल सकते हो, और y का आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, y का आंसर पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 भी आ सकता है। अब y का आंसर अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि हमने जो y ऊपर की तरफ माना था वो सही था। अगर y का आंसर नेगेटिव आता है इसका मतलब हमने y ऊपर माना लेकिन y नीचे होना चाहिए, नीचे की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर इफ़ y इज़ पॉजिटिव दैट मीन्स शिफ्ट पैटर्न का जो शिफ्ट हुआ है वो अपवर्ड हुआ है, ऊपर की तरफ हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर है कि ये पूरी टर्म पॉजिटिव है, और इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि μ1 माइनस 1 T1 इज़ ग्रेटर देन μ2 माइनस 1 T2। तो हम यहाँ पर जो μ और t है उसके इफेक्ट को किस तरीके से देखेंगे, तो हम μ माइनस 1 इंटू टी देख लेंगे। जिधर μ माइनस 1 इंटू टी ज़्यादा होगा उधर की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, y लेस देन 0 शिफ्ट डाउनवर्ड्स। इसके लिए जस्ट उल्टा हो जाएगा, μ1 माइनस 1 इंटू T1 μ2 माइनस 1 T2। ठीक है, ये कम हो गया। और नो शिफ्ट, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ये शीट क्या करेगी, आप ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगी, ये शीट क्या करेगी, नीचे की तरफ शिफ्ट करेगी, और मान लीजिए दोनों ने बराबर शिफ्ट किया तो फिर खेल खत्म, कोई शिफ्ट नहीं हो पाएगा यहाँ पे। तो नो शिफ्ट, तो y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y 0 होने के लिए
μ1 माइनस 1T1 दिस इज इक्वल टू μ2 माइनस 1T2। अगर आपको ये कंडीशन याद रहती है तो बहुत बार इस तरह के सवाल बनते हैं कि कोई शिफ्ट ना हो उसके लिए, मान लीजिए μ1 μ2 T1 दे दिया गया, T2 पूछ लिया गया, तो ये सब आप यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला सवाल ये आता है कि इफ YDSC सेटअप इज कंप्लीट सबमर्ज्ड इन मीडियम। यहाँ पे तो हमने क्या किया कि कुछ को शेड्स रख दी, बस वहीं पे मीडियम चेंज हुआ, बाकी हर जगह वैक्यूम था। लेकिन अगर मान लीजिए कम्प्लीटली इसको वैक्यूम से मीडियम में सबमर्ज कर दिया जाए, पूरे में वाटर भर दिया जाए, पूरे में कुछ ऑयल भर दिया जाए, तो फिर यहाँ पर किस तरीके से चेंजेस आएंगे वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो लेट अस सी दैट क्विकली। तो ये आपका जो ओरिजिनल सेटअप है वो ओरिजिनल सेटअप एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। तो दिस इज़ द सेटअप, और इसी में यहाँ पर हम उस मीडियम क्रिएट करके इसको फर्दर देख लेंगे। लेट अस क्रिएट दिस स्लिट्स। तो एक स्लिट यहाँ पर ये हो गई और एक सपोज एक स्लिट यहाँ पर ये हो गई। फिर उसके बाद में मीडियम, तो मीडियम सपोज कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये मीडियम आ गया है, ठीक है। तो हर जगह यहाँ पर हमने ये कुछ मीडियम से इसको फिल कर दिया पूरे स्पेस को। तो जो भी रेज ट्रैवल करेंगे इस मीडियम के अंदर ही ट्रैवल करेंगे, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने म्यू के बराबर ले लिया, बाकी जो भी S1 और S2 यहाँ पर ये हैं वो तो है ही यहाँ पर। इसमें कोई भी एक पॉइंट आप उठा लो यहाँ पर इस पर, और उस पॉइंट पे अगेन आप पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट कर लो। तो सपोज कोई भी मैं पॉइंट एक उठा लेता हूँ, जनरल पॉइंट कोई भी, तो यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लिया, वहाँ पर आप पार्ट डिफरेंस निकाल लो। कोई पॉइंट यहाँ पे अगर मैं P ले लेता हूँ, तो मैं ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस में ही इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। आई एम इंटरेस्टेड इन ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस। तो ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस मैं यहाँ पर इसमें यूज़ कर रहा हूँ लिखने में। इसमें ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस जब भी हम लिखते हैं इसका मतलब कि वैक्यूम के इक्विवेलेंट होकर के बात कर रहे हैं। तो ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस S2P, सॉरी, तो S2P तो ज्योमेट्रिकल पाथ हो गया, डेल्टा एक्स दिस इज इक्वल टू, तो पूरा जो S2P है, कंप्लीट S2P जो है वो म्यू में है, ठीक है। तो म्यू से S2P को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो म्यू मल्टीप्लाइड विद S2P। फिर उसके बाद में पूरा जो S1P है वो म्यू के अंदर है, तो म्यू S1P, म्यू आप कॉमन ले लो तो S2P माइनस S1P। इसके बाद में फर्दर यहाँ पर आप इसको S2P माइनस S1P वही d tan थीटा वगैरह हो जाएगा, थीटा को स्मॉल मानते हुए, और म्यू dy/d। तो फ़र्क यहाँ पर यही आ रहा है कि म्यू एक्स्ट्रा यहाँ पर आ गया बस, ठीक है। जो डेल्टा एक्स है उसमें म्यू एक्स्ट्रा यहाँ पर आ गया। और अगर अब मैं यहाँ पर कंडीशन लगाना चाहता हूँ मैक्सिमा वगैरह की, तो फॉर मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा तो अभी भी यही होगा, बाकी अगर कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं तो सेंट्रल मैक्सिमा तो अभी भी यही वाला पॉइंट होगा फिर इस केस में, क्योंकि हर जगह म्यू एक जैसा ही है। तो फॉर मैक्सिमा का पॉइंट अगर हम मेरे को ऑब्टेन करना है तो डेल्टा एक्स को मेरे को रखना पड़ेगा यहाँ पर n लैम्डा के इक्वल। अब देखिए लैम्डा का यहाँ पर अब लैंग्वेज हमें सही से पढ़ करके यहाँ पे क्लियर कर लेना होगा। यहाँ जो मैं लैम्डा यूज़ कर रहा हूँ वो एयर वाली लैम्डा, क्योंकि मैंने सब कुछ यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस है वो एयर के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर लिया है। तो जब मैं डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा बोलता हूँ तो वहाँ पे लैम्डा एयर होगा, इसका आप ध्यान रखो इसमें। और एन यहाँ पर वही इंटीग्रल मल्टीपल 0 1 2 3 वगैरह, तो दिस इज लैम्डा एयर या लैम्डा वैक्यूम। और डेल्टा एक्स आपको यहाँ पे कितना है, म्यू dy/d, दिस इज एन लैम्डा एयर। यहाँ से अगर आप वो लोकेशन निकालना चाहो तो ये लोकेशन हो जाएगी n लैम्डा एयर d बाई म्यू डी। आप देखोगे हर जगह बस चेंज यहाँ पे क्या आ रहा है कि बस म्यू एक्स्ट्रा यहाँ पर दिख रहा है। और आप इस फैक्टर को इस तरीके से भी ले सकते हो कि लैम्डा एयर बाई म्यू, इसको अलग कर लो, कैपिटल d/d। लैम्डा एयर बाई म्यू एक तरीके से क्या हो जाएगा, लैम्डा मीडियम। तो n लैम्डा मीडियम, तो ऐसा लग रहा है कि आप बस लैम्डा की जगह पे लैम्डा मीडियम यूज़ कर लो, क्योंकि इंटरफेरेंस जो हो रहा है आपके बार पूरे इस मीडियम में इंटरफेरेंस हो रहा है। जो इंटरफेरेंस हो रहा है पी पॉइंट वगैरह जो भी हैं वो सब इस मीडियम के अंदर आपके बार। और आपके बार अगर आप यहाँ पे yn+1 माइनस yn यानी कि बीटा निकालोगे तो बीटा यहाँ पर एक तरीके से ये हो जाएगा आपका लैम्डा मीडियम, या अगर आप इसको लैम्डा एयर के टर्म्स में लिखना चाहो तो हम अगर वैक्यूम में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो लैम्डा एयर d/d आ जाएगा। अगर हम किसी मीडियम में कर रहे हैं तो लैम्डा एयर d/d और म्यू एक्स्ट्रा यहाँ पर आएगा। तो अब के बार यहाँ पर फ्रिंज विड्थ जो है वो चेंज हो गई है, तो फ्रिंज विड्थ इज चेंज्ड।
तो फाइनल कंक्लूजन यहाँ पर अब ये लिखा जा सकता है, फ्रिंज विड्थ इज चेंज्ड। अगर मैं कंप्लीटली सबमर्ज करके यहाँ पे कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंट को, तो फ्रिंज विड्थ चेंज हो जाएगा। मीडियम में जो फ्रिंज विड्थ होगी, ये एयर या वैक्यूम के फ्रिंज विड्थ में म्यू से मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके मीडियम का फ्रिंज विड्थ आप बता कर पाओगे। तो एग्जैक्टली जो हमारे कंसेप्ट थे हमने उनका यूज़ करते हुए सब कुछ किया और ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे फ्रिंज विड्थ का आंसर मिल गया। इसमें क्वेश्चन ले रहे हैं, इस क्वेश्चन में दिया गया कि वाइट लाइट इज यूज्ड इन ए YDSC विद कैपिटल D इज 1 मीटर, स्मॉल d 1 मिलीमीटर, लाइट रीचिंग द स्क्रीन एट पोजिशन y इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर इज पास्ड थ्रू अ प्रिज्म एंड इट्स स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड, फाइंड द मिसिंग लाइन्स इन द विजिबल रीजन ऑफ दिस स्पेक्ट्रम। तो जैसे सपोज यहाँ पर ये स्लिट्स का अरेंजमेंट, यहाँ पर ये एज यूजुअल ये स्क्रीन, और जो लाइट की बात की जा रही है वो लाइट यहाँ पर पहुँच रही है y इज इक्वल टू 1 mm। तो y इज इक्वल टू 1 mm मान लीजिए यहाँ कहीं पे कोई लोकेशन है, तो उस लोकेशन पे जो लाइट पहुँच रही है उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ से निकलने वाली जो भी यहाँ पे लाइट है, इस पॉइंट से जो भी निकलने वाली लाइट है, उस लाइट से फर्दर यहाँ पर स्पेक्ट्रम बनाया जा रहा है। तो यहाँ से जो भी वेवलेंस निकल रही होंगी, तो उन वेवलेंस का यूज़ करके एक स्पेक्ट्रम यहाँ पर इसका लिया जा रहा है। तो लाइट को यहाँ से गुजार करके इसका एक स्पेक्ट्रम यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। तो स्पेक्ट्रम क्या करता है, यानी प्रिज्म क्या करता है कि यहाँ पे जो डिफरेंट इसमें यहाँ पर वेवलेंस है उनको स्प्लिट कर देता है। तो हमें ये बताना है कि जो भी स्पेक्ट्रम हम ऑब्टेन करेंगे उसमें कौन सी मिसिंग लाइन होंगी। मिसिंग लाइन का मतलब है कि उसके लिए इस पर्टिकुलर लोकेशन पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। तो जिसके लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा वो यहाँ पर गायब हो जाएगी, बाकी यहाँ पर कुछ ना कुछ इंटेंसिटी के साथ में बचे रहेंगे और वो फर्दर निकल जाएंगे। तो इन ए वे हमें यहाँ पर ये बताना है कि किसका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा y इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर की लोकेशन पे। तो पहले तो हम यहाँ पे पार्ट डिफरेंस निकाल लेते हैं, और पार्ट डिफरेंस निकालने के बाद में यहाँ पे देख लेते हैं कि किन वेवलेंथ का इस पर्टिकुलर पार्ट डिफरेंस के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए। तो इसके बाद में यहाँ पर पार्ट डिफरेंस, तो किसी भी लोकेशन में पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज दिस डेल्टा x इज इक्वल टू d tan थीटा। tan थीटा इज y बाई डी, तो dy बाई डी यहाँ पर हो जाएगा। और क्योंकि मुझे चाहिए वो वेवलेंथ जिनके लिए इस पर्टिकुलर लोकेशन पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो डेल्टा x जो होना चाहिए वो 2n+1 लैम्डा बाई 2 इस तरीके का होना चाहिए। तो किन वेवलेंथ के लिए होगा वो लैम्डाज में यहाँ पे निकाल सकता हूँ, 2dy डिवाइडेड बाय कैपिटल D इंटू 2n+1। अब यहाँ पे पहले तो ये जो फैक्टर दिख रहा है इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, 2dy/d। तो 2 स्मॉल d इज 10⁻³ मीटर, y इज 10⁻³ मीटर, कैपिटल D इज 1 मीटर, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर यहाँ पर ये हो जाएगा। इसको मैं नैनोमीटर में अगर कन्वर्ट कर लूँ तो ये 2000 नैनोमीटर हो जाएगा। तो दिस इज 2000 नैनोमीटर। तो वापस से यहाँ पे आते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू दिस इज 2000 डिवाइडेड बाई 2n+1 नैनोमीटर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर n की वैल्यू पुट करता चला जाता हूँ, और जो भी वेवलेंथ मुझे विजिबल रेंज में मिलेंगे वही हमारे आंसर्स हो जाएंगे। उनके लिए इस पर्टिकुलर लोकेशन पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो वैल्यूज़ पुट करना ईजी है यहाँ पर इसमें। तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज़ आएंगे यहाँ पे, तो एक तो 1 हो जाएगा, ऑड नंबर आएगा, बस यहाँ पे 2000 डिवाइड बाई 3, 2000 डिवाइड बाई 5, 2000 डिवाइड बाई 7, ठीक है। इस तरीके से जो भी आएंगे उसमें हम उन्हीं वैल्यूज़ को लेंगे जो विजिबल रेंज में होंगे, विजिबल रीजन में होंगे। ऑब्वियसली ये 2000 आ रहा है, 2000 तो नहीं है यहाँ पे, तो इसे क्रॉस कर देते हैं। 2000/3 तो ये हो जाएगा 666.7 नैनोमीटर के आसपास। तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेंगे इस वैल्यू को। 2000/5 ये भी 400, 10 बाउंड्री पर ही यहाँ पर ही करीब करीब, तो इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। 2000/7 यहाँ पर ये विजिबल रेंज में नहीं आएगा। तो हमें दो वेवलेंथ ऐसे मिल रही हैं जिनके लिए वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, जो कि विजिबल रेंज में भी है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें दिया हुआ है कि इन यंग्स एक्सपेरिमेंट द अपर स्लिट इज कवर्ड बाय अ थिन ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 while लोअर स्लिट इज कवर्ड बाय अनदर ग्लास प्लेट हैविंग द सेम थिकनेस, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट कि सेम थिकनेस है एज द फर्स्ट वन बट हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7।
तो जो भी डेटाज हैं उनको हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पे. दिस इज 1.4, दिस इज 1.7 एंड बोथ हैविंग द सेम थिकनेस. Interference pattern is observed using light of wavelength this much 5400 angstrom. It is found at the point P on the screen where the central maximum n is equal to 0 fell before the glass plates were inserted. अगर glass plates नहीं होंगी तो उस केस में तो क्या होगा कि जो आपका सिमेट्रिक पॉइंट है वही सेंट्रल मैक्सिमम हो जाता है. वर इंसर्टेड नाउ हैज़ 3/4 द ओरिजिनल इंटेंसिटी. अब वहाँ पर जो पहले इंटेंसिटी थी उसकी 3/4 हो गई है. It is further observed that what used to be the fifth maximum earlier lies below the point P, while the sixth minimum lies above point P. Calculate the thickness of the glass plate from this given informations and you have to neglect any absorption by the glass plates. तो पहले तो इसका डायग्राम बना करके इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन जो है वो क्या कन्वे करना चाह रहा है, तभी हम आगे इसमें इक्वेशन वगैरह जो भी हैं वो लिख पाएंगे. सपोज़ यहाँ पर एक ये सेटअप है जिसमें आपने कोई भी ग्लास प्लेट और ये सब नहीं रखी है. सपोज़ आप एक सेटअप इस तरीके का तैयार करते हो, ठीक है, और उसमें आपका ये जो सिमेट्रिक पॉइंट है, ये सिमेट्रिक पॉइंट है यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा का पॉइंट बन जाता है जहाँ पे डेल्टा एक्स 0 हो जाता है. उसके बाद में आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेल्टा एक्स लैम्डा के बराबर, इसको आप बोलते हो फर्स्ट मिनिमा, ठीक है. ये डेल्टा एक्स यहाँ पे 2 लैम्डा के बराबर, दिस सॉरी फर्स्ट मैक्सिमा, ये सेकंड मैक्सिमा, ये थर्ड मैक्सिमा. इस तरीके से लैम्डा के साथ जो मल्टीपल लगा हुआ है वही आपका ऑर्डर भी होता है. फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, फोर्थ मैक्सिमा, इस तरीके से. और उसी तरीके से नीचे भी वही चलता है, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, ठीक है. इस तरीके का पैटर्न यहाँ पर रहता है. अगर हम मिनिमास की बात करें, क्योंकि क्वेश्चन में मिनिमा की बात की गई यहाँ पर इसमें, तो अब यहाँ पे सेंट्रल के ऊपर जो भी है उसको हम बोल देते हैं कि ये फर्स्ट मिनिमा हमारा. तो λ/2 दिस इज़ द फर्स्ट मिनिमा, ठीक है. यहाँ पर 3 λ/2 आ रहा है, दिस इज़ द सेकेंड मिनिमा. तो फर्स्ट मैक्सिमा के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो इस तरीके के हो जाएंगे कि फर्स्ट मैक्सिमा के ऊपर यहाँ पर एक तरीके से सेकेंड मिनिमा लाई कर रहा है. उसके बाद में सेकेंड मैक्सिमा के ऊपर यहाँ कहीं पर यह आपका, क्योंकि सेकेंड मिनिमम था तो ये थर्ड हो जाएगा, थर्ड मिनिमा लाई करेगा. तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमको यहाँ पर. अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि आपने जो दोनों यहाँ पर ये स्लिट्स हैं, इनके सामने यहाँ पर सेम थिकनेस की एक यहाँ पर ग्लास प्लेट रख दी. एक का 1.4 है और एक का 1.7 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. तो इसके लिए एक अलग डायग्राम यहाँ तैयार कर लेते हैं. तो इनमें कोई कैलकुलेशंस कुछ खास नहीं है, हमें बस ये समझ लेना होगा कि क्वेश्चन हमें क्या कन्वे करना चाह रहा है, किस तरीके का मैसेज हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है. तो बहुत से स्टूडेंट्स के लिए इन लैंग्वेज को समझना बहुत टिपिकल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है. तो इन लैंग्वेज को ही हमें यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ लेना होगा इसमें. तो एक ग्लास प्लेट तो आप यहाँ पर इस तरीके के रखते हो, और सपोज़ एक दूसरी ग्लास प्लेट है जो कि यहाँ पर आप इस तरीके के रखते हो. दोनों की थिकनेस वगैरह यहाँ पर इक्वल दी गई है, बस म्यू अलग अलग दोनों का दिया गया है. तो ऊपर वाले का स्पेसिफिकली बोला गया कि ऊपर वाले का जो म्यू है वो 1.4 है और नीचे वाले का जो म्यू है वो 1.7 है. थिकनेस क्योंकि सेम है, और अभी हमने जस्ट देखा है इसमें कि फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हो जाता है और किधर की तरफ शिफ्ट होगा, तो म्यू -1 × t जिधर ज़्यादा होगा उधर की तरफ यहाँ पे आपका फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा. तो ऑब्वियसली कि थिकनेस दोनों की सेम है, तो जिधर म्यू ज़्यादा होगा उधर की तरफ फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा. तो ये जो सारा फ्रिंज पैटर्न था, ये फ्रिंज पैटर्न यहाँ पे नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. तो फ्रिंज पैटर्न नीचे की तरफ शिफ्ट होगा और आपका जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो सेंट्रल मैक्सिमा वाला पॉइंट अब नीचे शिफ्ट हो जाएगा. सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब वो लोकेशन जहाँ पे पार्ट डिफरेंस 0 होता है. पार्ट डिफरेंस इज 0, और पार्ट डिफरेंस का मतलब इन केसेस में हमारे लिए क्या होता है, ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस. तो वेर ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस इज 0, वही हमारे लिए सेंट्रल मैक्सिमा होता है, वही सिमेट्रिक पॉइंट होता है. उसके ऊपर पैटर्न वैसे ही रहता है, उसके नीचे पैटर्न बिल्कुल वैसे ही रहता है. तो दैट इज़ आवर सिमेट्रिक पॉइंट. तो ठीक है, तो ये हमने डिसाइड कर लिया कि आपका जो ये वाला पॉइंट है, क्योंकि सारे जो यहाँ पर पैटर्न है वो शिफ्ट हो जाता है, और पार्ट और जो आपका बीटा वगैरह उसमें कोई चेंज नहीं आता, फ्रिंज विड्थ में कोई चेंज नहीं आता, बस एज इट इज़ फ्रिंज ओपन, फ्रिंज का पैटर्न ऊपर नीचे कहीं शिफ्ट हो जाता है. तो यहाँ पे फ्रिंज का पैटर्न नीचे शिफ्ट हो गया. अब शिफ्ट कितना हुआ है उसके लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इट इज़ फर्दर ऑब्जर्व दैट व्हाट यूज्ड टू बी द फिफ्थ मैक्सिमम अर्लियर लाइज बिलो द पॉइंट P. इस पॉइंट को वो पॉइंट P बोल रहे हैं यहाँ पे. दिस पॉइंट इज डिनोटेड बाय पॉइंट P. ये वाला जो पॉइंट है दिस इज पॉइंट P. तो जो फिफ्थ मैक्सिमम है वो नीचे लाई कर रहा है, ठीक है.
लाइज बिलो द पॉइंट पी। तो फिफ्थ मैक्सिमम ये रहा यहाँ कहीं पे, दिस इज फिफ्थ मैक्सिमम। अब शिफ्ट करते करते ये जो फिफ्थ मैक्सिमम है वो यहाँ कहीं पर आ गया, इस पॉइंट के नीचे आ गया, शिफ्ट करते करते यहाँ पर आ गया ये, ठीक है। अब इसके बाद में सिक्स्थ मिनिमम, तो जैसे हम यहाँ पर देख रहे थे पैटर्न किस तरीके से बनता है, तो सेकंड मैक्सिमम के ऊपर थर्ड मिनिमम होता है, थर्ड मैक्सिमम के ऊपर फोर्थ मिनिमम होगा, थर्ड मैक्सिमम के ऊपर फोर्थ मिनिमम होगा, फिर उसके बाद फोर्थ मैक्सिमम के ऊपर फिफ्थ मिनिमम होगा, और फिफ्थ मैक्सिमम के ऊपर सिक्स्थ मिनिमम होगा। तो सिक्स्थ मिनिमम, अब देखिए जहाँ पर मिनिमम होता है वहाँ पे λ/2 आगे बढ़ा दो। जैसे यहाँ पर 0 है पार्ट डिफरेंस, तो 0 में λ/2 जोड़ दिया, यहाँ पे लैम्डा है तो λ/2 जोड़ दिया, 3 λ/2 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा जो कि आपका सिक्स्थ मिनिमम वाला है, 5 λ प्लस λ/2। तो ये पार्ट डिफरेंस वाला पॉइंट इस सिमेट्रिक पॉइंट के ऊपर मिल रहा है, और इस पार्ट डिफरेंस 5 λ वाला पॉइंट सिमेट्रिक पॉइंट के पी पॉइंट के यहाँ पे नीचे मिल रहा है। तो दिस इज़ द सिचुएशन। तो हमको आइडिया लग गया कि शिफ्टिंग किस तरीके की हुई है। तो ये 5 λ वाला पॉइंट शिफ्ट करते करते पी से नीचे आ गया है, और उसके ऊपर जो आपका 5 λ प्लस λ/2 था वो इसके ऊपर रह गया है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, इससे हमको यहाँ पर प्लेट की थिकनेस पता करनी है। और एक और इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर ये दी गई है कि जो पहले यहाँ पे इंटेंसिटी हुआ करती थी उसका 3/4 हो गया। यहाँ पे इंटेंसिटी को मैं 4I0 अगर बोल दूँ तो 4 का 3/4 करोगे तो 3I0 हो जाएगा। यहाँ पर अब जो इंटेंसिटी है वो 3I0 के बराबर हो गई है। तो ये जो इंटेंसिटी हमें दी गई, इससे हमको यहाँ पर मिल जाएगा कि व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस ईयर। यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना है वो पता चल जाएगा। तो फेज डिफरेंस के लिए आप फॉर्मूला ये यूज़ कर लो, I = 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा φ/2, दिस इज़ द फॉर्मूला। यहाँ पे 3I0 आप रखोगे, इस तरीके के सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। तो cos स्क्वायर डेल्टा φ/2, तो यहाँ पर 3/4 आएगा, स्क्वायर रूट लेंगे √3/2 हो जाएगा। तो cos √3/2 30 डिग्री के लिए होता है, यानी कि π/6 के लिए होता है। तो डेल्टा φ/2 = π/6, डेल्टा φ = π/3। अब देखिए आपका यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकली आंसर 60 डिग्री आ रहा है, लेकिन आपको पता होता है कि 60 डिग्री के लिए वही होगा, फिर 2π ऐड कर दोगे π/3 में तब भी वही आंसर आता है, फिर उसका और 2π ऐड कर दो, 4π ऐड कर दो, 6π ऐड कर दो। तो 2π वगैरह अगर हम ऐड करते चले जाते हैं तो वो सब पैटर्न रिपीट होते चले जाते हैं। इसी तरीके से लैम्डा के लिए भी है, जो चीज़ लैम्डा पे होती है वही चीज़ 2 λ पे होती है, वही चीज़ 3 λ पे होती है। जो चीज़ यहाँ पे, या जो इंटेंसिटी बोलना चाहिए, जो इंटेंसिटी लैम्डा प्लस λ/6 पार्ट डिफरेंस पे आएगी वही एग्जैक्टली 0 प्लस λ/6 पे भी आएगी, वही आपकी 2 λ प्लस λ/6 पे भी आएगी। जो आपकी इंटेंसिटी λ/3 पार्ट डिफरेंस पे आ रही है वही लैम्डा प्लस λ/3 पे भी आएगी, वही 2 λ प्लस λ/3 पे भी आएगी। तो ये सभी जो पॉइंट्स हैं इक्विवेलेंट पॉइंट्स हैं, रिपीटेशन हो रहा है, हर लैम्डा के बाद रिपीटेशन होगा, ठीक है। तो जो चीज़ λ/6 पे हो रही है वही λ प्लस λ/6 पे होगी, वही चीज़ 2 λ प्लस λ/6 पर होगी। अब यहाँ पे 3I0 आ रहा है, और हमको जो डेल्टा φ मिला है, जो फेज डिफरेंस मिला है, π/3 टाइप का मिला है, ठीक है, π/3 टाइप का मिला है। अब ये जो π/3 टाइप है, पाई की जगह पे आप λ/2 रख दो, क्योंकि 2π जो होता है 2π इज इक्वलेंट टू लैम्डा। जो 2π एंगल होता है वो पार्ट डिफरेंस में लैम्डा के बराबर होता है, तो पाई की जगह λ/2 हो जाएगा, तो λ/6 हो गया। तो दिस इज इक्वलेंट टू, जो ये जो पॉइंट पी है वो λ/6 जैसा है, लेकिन λ/6 जैसा तो है, लेकिन अब यहाँ पर आप देखो पैटर्न को कि 5 λ से आपको ऊपर चलते चले जाना है, 5 λ से आगे बढ़ते जाना है। तो यहाँ पर जो पार्ट डिफरेंस होगा पी पे, तो डेल्टा x एट द पॉइंट p विल नाउ बी 5 λ प्लस λ/6। बस यही इसमें आइडेंटिफाई करना है, इससे ज़्यादा इसमें अब कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पर ये 31 λ/6 हो जाएगा। दिस इज़ योर पार्ट डिफरेंस। लैम्डा की वैल्यू आपको दी गई वो यहाँ पर रख सकते हैं इसमें। अब इस पार्ट डिफरेंस को आप इनके टर्म्स में निकाल लो, जो आपके यहाँ पर ये जो प्लेट्स वगैरह रखी गई इनके टर्म्स आप निकाल लो पार्ट डिफरेंस यहाँ पे। तो यहाँ से आप रेज को भेजो इधर, तो जो रेज इधर जाएगी तो ज्योमेट्रिकली कोई पार्ट डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन ऑप्टिकली पार्ट डिफरेंस होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थे, थिकनेस भले ही सेम थी दोनों की। तो यहाँ पर अब ये पॉइंट हो गया S1 और ये पॉइंट हो गया S2। तो व्हाट विल द पार्ट डिफरेंस, तो जो हमने थ्योरी में किया है उससे आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, या फिर अगर आपको डायरेक्ट लिखना नहीं आ रहा है तो आप पूरी तरीके से फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि S2P, ठीक है, S2P माइनस T को माइनस करके म्यू ऐड कर देते हैं तो 1.7T, ठीक है। ये इसका ऑप्टिकल पाथ हो गया जो S2 से चल के वहाँ तक पहुँच रहा है, ये इसका ऑप्टिकल पाथ हुआ। फिर उसके बाद में से इसमें माइनस कर दो, S1P में से T हटा दिया, ये वैक्यूम में हो गया, प्लस 1.4T,
ठीक है, जो मीडियम में चला उसके लिए हमने इसका यूज़ कर लिया। एंगल वगैरह ये काफ़ी स्मॉल होते हैं, तो आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि ये लाइट ऐसे टेढ़ी आ रही थी, ऑब्लिकली आ रही थी। आपको हमेशा वो टी ही मान के चलना है, करीब करीब ये टी के बराबर ही चल रहा है, एंगल वगैरह काफ़ी स्मॉल। तो दिस इज़ इक्वल टू, अभी जो पार्ट डिफरेंस है, ये पार्ट डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया एट पॉइंट P। तो S2P और S1P ये ज्योमेट्रिकली बराबर हैं, कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, T और T भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे इसमें। तो अल्टीमेटली ये आपका आ जाएगा 0.3T, और जो 0.3T है वही 31 λ/6 के बराबर है। आप लैम्डा की वैल्यू पुट कर लो, और थिकनेस को अगर आप माइक्रोमीटर में लेकर के आते हो तो ये आपकी जो थिकनेस है वो 9.3 माइक्रोमीटर के बराबर आ जाएगी। सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अ वेसल ABCD of 10 cm width has two small slits S1 S2 sealed with identical glass plates of equal thickness. The distance between the slits is 0.8 mm. POQ is line perpendicular to the plane AB and passing through O, the middle point of S1 S2. तो ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो O पॉइंट है वो S1 S2 का मिड पॉइंट है। अब मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स इज केप्ट एट एस 40 सेंटीमीटर बिलो। तो जो सोर्स है वो एक्जैक्टली अभी इस लाइन पे नहीं रखा हुआ है, इससे नीचे कहीं पर रखा हुआ है, तो उसके वजह से स्टार्टिंग में भी कुछ पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। To eliminate the slits as on the figure, calculate the position of central bright fringe on the other wall CD with respect to the line OQ. तो OQ लाइन से आपको बताना है कि यहाँ पर जो वॉल है, इस वॉल पे जो आपको सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलेगी उसकी लोकेशन कहाँ पर होगी, यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा की लोकेशन पूछ रहे हैं। और उसके बाद में फिर यहाँ पर इस वेसल में ये कुछ लिक्विड वगैरह यहाँ पे भर देते हैं, और उससे यहाँ पर ये होता है कि जो पैटर्न है वो थोड़ा सा नीचे खिसक जाता है, क्योंकि आपने नीचे फिलिंग करी है यहाँ पर इसमें, तो पैटर्न नीचे खिसक करके जो सेंट्रल मैक्सिमा है फिर वो क्यू पर मिल जाता है आपको यहाँ पर। तो उसके लिए बताना है कि व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस लिक्विड। तो पहले तो जो फर्स्ट पार्ट है वही करते हैं कि अभी कोई लिक्विड वगैरह नहीं है और आपको सेंट्रल मैक्सिमा बताना है। तो इसका पहले एक थोड़ा सा रिलेटिवली ईजी डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक कुछ इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर दी गई है इसमें, और यहाँ कहीं पर आपका ये सोर्स है, लेट्स से दिस इज़ दिस सोर्स, 40 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस है, और ये जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर के बराबर यहाँ पर दी गई है, दिस इज़ 2 मीटर डिस्टेंस। अब देखिए ये जो सोर्स है, इस सोर्स से ये जो दोनों स्लिट्स हैं S1 S2 वहाँ पर लाइट जाएगी। तो इन दोनों स्लिट्स पे लाइट को जाते हुए आप दिखा सकते हो इस तरीके से, लाइट इज़ गोइंग लाइक दिस। और ये इनिशियल यहाँ पर पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। S से S1 पे जो लाइट जा रही है वो ज़्यादा ट्रैवल कर रही है, और S से S2 पे जो लाइट जा रही है वो थोड़ा कम ट्रैवल कर रही है। तो इनिशियल पार्ट डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो गया, और उस पार्ट डिफरेंस को आप उसी तरीके से जो हमने थ्योरी में कवर कर रखा है, डी साइन थीटा डी साइन अल्फा, उससे आप निकाल सकते हो। लेकिन उसके लिए थीटा अल्फा जो भी आप डिफाइन करोगे वो इसी लाइन से डिफाइन करोगे। तो वो लाइन में यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, जो कि हमेशा सेंट्रल इस प्लेन को ज्वाइन करती है, सेंट्रल पॉइंट को ज्वाइन करती है, इसी से आप एंगल मेजर करोगे यहाँ पर इसमें। तो इस एंगल को मैं नाम देने जा रहा हूँ यहाँ पर अल्फ़ा, जैसे हमने थ्योरी में भी नाम दिया था उसको अल्फ़ा। तो दिस इज़ अल्फ़ा, और यहाँ पर अगेन वही लग जाएगा, क्योंकि ये जो स्मॉल डी है, ये स्मॉल डी 0.8 मिलीमीटर है, और ये जो सोर्स है ये 2 मीटर डिस्टेंस पर है। तो अभी भी ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, डायग्राम में भले हम कम दिखा पा रहे हैं इसको, लेकिन ये जो डिस्टेंस है 2 मीटर और ये डिस्टेंस 0.8 मिलीमीटर। तो ये वाली जो रे है और ये वाली जो रे है स्लिट्स के आसपास आपस में पैरेलल होंगी। तो पैरेलल होंगे तो आप ये इनिशियल पार्ट डिफरेंस वगैरह निकाल सकते हो डायरेक्टली यहाँ पर। तो उसके लिए आप S2 से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। तो पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए जस्ट ड्रॉप द परपेंडिकुलर। तो आप ये अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हो यहाँ पर इसमें इस तरीके से, तो ये जो डिस्टेंस आएगा यहाँ पर, दिस डिस्टेंस, यही यहाँ पर हो जाएगा आपका पार्ट डिफरेंस, और ये पार्ट डिफरेंस यहाँ पर इसके बराबर हो जाएगा, दिस इज़ इक्वल टू डी साइन अल्फ़ा। अब इनमें हमको डायरेक्टली पता है कि किस तरीके से हम सेंट्रल मैक्सिमा लोकेट करते हैं। आप क्या करो कि ये जो S से लेकर के इस O को ज्वाइन करने वाली लाइन है, इसी लाइन को आगे एक्सटेंड कर दो, और स्क्रीन पे जहाँ पर भी वो कट करता है वही आपका सेंट्रल मैक्सिमा हो जाता है। तो अब मैं उसको अगेन डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, हमने थ्योरी में ऑलरेडी इसको देख रखा है। तो अब जस्ट इस लाइन को आप कंटिन्यू करा दो। तो लेट अस कंटिन्यू विद दिस लाइन। तो इसको आपने एज इट इज़ कंटिन्यू करा दिया, और जहाँ पर भी ये स्क्रीन पे कट करेगा वही आपका सेंट्रल मैक्सिमा है यहाँ पर। तो सेंट्रल मैक्सिमा इज़ नाउ दिस वन। और इसमें होता है यहाँ पर ये है कि
यहाँ से अभी तो ये आगे चल रहा था, ठीक है, ये इसको ज़्यादा चलना पड़ रहा था। अब इसके बाद में आपने यहाँ पे कुछ इस तरीके का कर दिया कि इसको तो चलना पड़ रहा है कम, यहाँ पर S1 वाले को कम चलना पड़ रहा है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और S2 वाले को ज़्यादा चलना पड़ रहा है। तो जितना स्टार्टिंग में S1 वाले को ज़्यादा चलना पड़ा, अब S2 वाला ज़्यादा चल के उसको कंपनसेट कर रहा है। और यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो ये परपेंडिकुलर आपको इनके बीच का पार्ट डिफरेंस यहाँ पर दे देगा इसमें। तो ड्रॉप ए परपेंडिकुलर हियर, और इसको जनरली हम एंगल थीटा के टर्म्स में समझ लेते थे कि ये एंगल थीटा के टर्म्स में यहाँ पे डी साइन थीटा हो जाता है, यहाँ पर दिस इज डी साइन थीटा। तो वही हमारा रूल है कि हमने पहले भी इसको थ्योरी में कवर कर रखा है कि स्टार्टिंग में डी साइन अल्फा हो रहा है, बाद में डी साइन थीटा हो रहा है, ये दोनों बराबर हो जाने चाहिए, जिससे कि पहले ये ज़्यादा चला बाद में ये ज़्यादा चला, कंपनसेट करके पार्ट डिफरेंस यहाँ जीरो करा दिया, दोनों ने बराबर पार्ट ट्रैवल कर लिया। तो उससे डायरेक्टली थीटा इज इक्वल टू हमें अल्फ़ा मिल जाता है। अब अल्फ़ा आप कैलकुलेट कर लो यहाँ पे, तो अगर आप 10 अल्फ़ा कैलकुलेट करो उस ट्राइंगल से, बाहर वाले ट्राइंगल से, तो 40 सेंटीमीटर बाई 2 मीटर हो गया, तो ये 1/5 हो जाएगा। अगर आप साइन अल्फ़ा भी निकाल लो तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, साइन अल्फ़ा अगर आप निकालते हो तो 1/√26 आएगा। तो जैसे ये 0.2 है, ये 0.196 कुछ इस तरीके का होगा, तो ये भी 0.2 के बराबर ही है। तो 10 अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बराबर से ही आ रहे हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि आपका यहाँ पे जो लोकेशन आपको निकालनी है वाई, तो tan थीटा जो होगा वो भी tan अल्फ़ा के बराबर ही हो गया फिर इसमें, और ये आपका 0.2 ही हो गया, ठीक है। तो कुछ खास फ़र्क पड़ा नहीं यहाँ पर इसमें, थीटा और अल्फ़ा दोनों ऑलमोस्ट, ये साइन अल्फ़ा और tan अल्फ़ा दोनों बराबर ही हैं। तो tan थीटा इज इक्वल tan अल्फ़ा हो गया, 0.2 हो गया। ये डिस्टेंस आपको गिवन है यहाँ पे कि ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। तो नाउ दिस इज़ y डिवाइड बाई 10 सेंटीमीटर, और उससे आप यहाँ से y निकाल सकते हो। y की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी 2 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये वो लोकेशन है जहाँ पे पार्ट डिफरेंस जीरो हो रहा है, और यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा की लोकेशन मिल रही है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, कहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा हमको। अब ये करते ये हैं कि जो ये वाली जो सिमेट्रिक लाइन है यहाँ पर OQ, नीचे नीचे एक लिक्विड फिल कर देते हैं। तो उसका एक अलग डायग्राम यहाँ पे तैयार कर लेते हैं फिर इसमें। तो लेट अस मेक अनदर डायग्राम फॉर दिस सिचुएशन। ठीक है, एक वेसल टाइप का इन्होंने बना रखा है, और उसमें यहाँ पर ये लिक्विड को फिल कर देते हैं। तो लिक्विड फिल करने के बाद की सिचुएशन यहाँ पे इट इज़ समथिंग लाइक दिस। कुछ इस तरीके से लिक्विड को फिल कर लिया और इस लाइन तक यहाँ पर फिल किया इन्होंने। तो अब उससे हो ये रहा है कि जो हमारा सिमेट्रिक पॉइंट है वो अगेन यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बन चुका है। तो अगेन इसका एक डायग्राम तैयार कर लेते हैं। तो आपका जो सोर्स था वो यहाँ कहीं पे था। इस सोर्स से जो आपकी यहाँ पर रेज जा रही थी, वो रेज कुछ इस तरीके से जा रही थी। पहले इसको ज़्यादा चलना पड़ रहा था और इसको कम चलना पड़ रहा था। यहाँ पर इसमें कंपनसेट होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद में कोई ज्योमेट्रिक पार्ट डिफरेंस तो नहीं आएगा। जो रेज इसके बाद आगे जाएंगे उनमें कोई ज्योमेट्रिक पार्ट डिफरेंस यहाँ पर नहीं आएगा। लेकिन जो नीचे से रे यहाँ पे S2 से जो रे यहाँ पर पहुँचेगी, तो एक तरीके से ऑप्टिकली उसको ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो पहले S1 तक जो रे पहुँच रही थी उसको ज़्यादा चलना पड़ा। उसके बाद में फिर यहाँ पर जो रे S2 से पहुँच रही थी सिमेट्रिक पॉइंट Q पर, उसको ज़्यादा चलना पड़ा ऑप्टिकली, ये डेंसर मीडियम होने की वजह से यहाँ पर इसमें। तो दोनों ने कंपनसेट कर लिया और Q पर पहुँच करके दोनों का पार्ट डिफरेंस यहाँ पर जीरो हो गया। बस अब इसी चीज़ को यहाँ पर हमें रिप्रेजेंट कर लेना है। अब आप यहाँ पर ये देखो कि ये जो एंगल वगैरह यहाँ पर है, वो एंगल को आप काफ़ी स्मॉल मान के चलो, क्योंकि ये तो आपका मिलीमीटर में है और ये 10 सेंटीमीटर है। तो ये एंगल वगैरह काफ़ी स्मॉल है। अदरवाइज़ तो आपको इसका जो ये टोटल पाथ है, ये पाथ पाइथागोरस से निकालना चाहिए। लेकिन ये जो S2Q है, इस S2Q को भी ऑलमोस्ट आप यहाँ पे 10 सेंटीमीटर के बराबर ही मान सकते हो। ये जो आपका कैपिटल D है, इसके बराबर ही आप यहाँ पर इसको अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, कि अंडर द अजम्पशन कि जैसे यहाँ पे 0.4 मिलीमीटर होगा और ये 10 सेंटीमीटर होगा, तो ये जो एंगल वगैरह बनेंगे, एंगल काफ़ी स्मॉल बनने वाले, तो इसलिए आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हो। ये अप्रोक्सीमेशन हो गया हमारी तरफ से यहाँ पर इसमें। अब इसके बाद में जो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करके यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस लिख रहे थे D साइन अल्फ़ा, वही पार्ट डिफरेंस यहाँ पर अब इस ऑप्टिकल की वजह से भी आना चाहिए। तो बस मैं बराबरी कर रहा हूँ यहाँ पर D साइन अल्फ़ा, दिस शुड बी इक्वल टू, तो यहाँ पर अब कितना पार्ट डिफरेंस क्रिएट होगा इसके वजह से, म्यू माइनस 1 इंटू टी, और टी की जगह पर ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक तरीके से ये 10 सेंटीमीटर के बराबर डिस्टेंस चल रहा है। तो ये तो चला म्यू टी और वो चला टी, तो दोनों में डिफरेंस कितने क्रिएट हो गया, म्यू टी माइनस टी, यानी कि म्यू माइनस 1 इंटू टी।
तो पहले ये ज़्यादा और अब ये ज़्यादा, दोनों कंपनसेट कर गए इस पॉइंट के ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ पे पार्ट डिफरेंस या ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस 0 आ गया। अल्टीमेटली हमें यहाँ पर इसमें म्यू कैलकुलेट करना है, तो दिस म्यू -1 दिस इज इक्वल टू, तो जो डी है आपका वो 0.8 मिलीमीटर है। इस पर दी क्वेश्चन में गिवन है कि इट इज़ 0.8 मिलीमीटर, तो इसका यूज़ कर लेते हैं। तो डी इज़ 0.8 मिलीमीटर है, इसका ध्यान रखेंगे। साइन अल्फ़ा यहाँ पर कितना है, तो साइन अल्फ़ा इज़ 0.2 डिवाइडेड बाय दिस 10 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो गया 10 सेंटीमीटर। अगर आप इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दो तो मिलीमीटर कैंसिल हो जाएंगे। 10 सेंटीमीटर का मतलब होता है 100 मिलीमीटर, तो 0.16 और 100 नीचे है तो 0.0016, तो म्यू इज इक्वल टू 1 + 0.0016, म्यू की वैल्यू हो जाएगी 1.0016। तो दिस इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड जो यहाँ पर फिल किया गया है।